हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 को, जिसका हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू बड़े मजे से सो रहा होता है और तभी उसे उसकी बहन जिना की कॉल आती है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम अभी तक सो रहे हो और तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें तो आज मेरे स्कूल आना था एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू अब जिना के स्कूल आ चुका होता है और उसकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है और यहाँ तक कि जिना भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें फिर से ये बताया जाता है कि कैसे आज से काफी साल पहले कुछ डंजन्स अपीयर होना शुरू हो गए थे जिनके अंदर बहुत पावरफुल मैजिकल बीस्ट होते हैं और ऐसे ह्यूमंस जिनकी मैजिकल पावर्स अवेक हो चुकी हैं, जिन्हें हम हंटर कहते हैं, वो आज भी इन मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं। और इन्हीं हंटर में से एक हंटर है हमारा संग जिनवू, जिसे अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने थे, तो इसलिए वो एक हंटर बना। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वीक हंटर था और किसी भी हंटर की पावर जब अवेक हो जाती है तो वो उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन एक डबल डंजन में जाने के बाद जिनवू किसी तरह की गेमिंग वर्ल्ड में एंटर हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पावर को लेवल अप करता गया और अब वो शैडो मोनार्क बन चुका है। शैडो मोनार्क वो होता है जो कि शैडो सोल्जर की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। और इसके बाद आता है सोलो लेवलिंग का दासुसा एंट्रो, और एंट्रो के बाद हम देखते हैं कि दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां स्कूल की सभी लड़कियां जिनवू को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिना की टीचर जिनवू से उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रही होती है, जिसके बाद वो टीचर जिना की एक दोस्त की शिकायत लगाती है और उसे जिना से दूर रखने का भी कहती है। जिसके बाद जिनवू उस लड़की से मिलने के लिए आता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हान सोंगी होती है। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये वही लड़की है जो कि जिनवू और वुजिन की फेक टीम का हिस्सा थी। इसके बाद जिनवू हान से टीचर की कंप्लेंट के बारे में बताता है, जिस पर हान कहती है कि उससे अब फर्क नहीं पड़ता कि टीचर ने क्या बोला है, क्योंकि वो अब वैसे भी स्कूल नहीं जाने वाली, उसे तो हंटर बनना है। जिसके बाद जिनवू हान को समझाने लगता है कि वो बस एक ई रैंक हंटर है और किसी भी डंजन में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस पर हान कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ लेक्चर देने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी तुम खुद भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो, तो तुम क्यों डंजन में जाते हो। जिस पर जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर देने नहीं बल्कि कुछ दिखाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक एस रैंक हंटर हुआंग डुनसो को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ जापान आया होता है। और आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जिनवू ने एक डंजन में 6 हंटर की एक टीम को मारा था, जिसमें उनका लीडर डोनसुक का भाई था। और हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर वो भी यहाँ मौजूद होता है इस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि डुनसु यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ एस रैंक हंटर चोई हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही को बता रहा होता है कि अब उन मॉन्स्टर के पर भी आ चुके हैं और वो उड़ भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें समंदर के बीचों बीच मिली हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो अपनी उड़ने की टेक्निक को और बेहतर बना लें, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू हान को लेकर एक सी रैंक के डंजन के पास आता है और यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर भी मौजूद होते हैं जिनसे जिनवू ने कांटेक्ट किया था इस डंजन में जाने के लिए। बेसिकली इस डंजन में जाने का असल रीजन होता है लो रैंक हंटर की ट्रेनिंग करवाना। तो इनके साथ यहाँ एक ए रैंक हंटर किम भी मौजूद होता है और साथ ही 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर भी होते हैं। और इसके बाद जिनवू सोच रहा होता है कि जब हान को ये पता चलेगा कि इन डंजन्स के अंदर जाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो वो खुद ही पीछे हट जाएगी। खैर इसके बाद सभी हंटर इस डंजन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो कुछ अजीब होने लगता है और अचानक से ही डंजन का गेट रेड कलर में तब्दील हो जाता है, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिनवू हान को पकड़कर इस डंजन से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता और डंजन क्लोज हो जाता है। और हंटर एसोसिएशन के मेंबर एस रैंक हंटर बेग को भी इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, जो सुन वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक सी रैंक का डंजन रेड कैसे हो सकता है। खैर इसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग किसी बर्फीले इलाके में आ चुके होते हैं और किम कहता है कि ये सब रेड गेट की वजह से हुआ है। जो सुन हान जिनवू से पूछती है कि आखिर ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिनवू बताता है कि ये नॉर्मल गेट से काफी ज्यादा अलग होता है, जिसमें आपका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता और यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता होता है
है और वो है इस डंजन के बॉस को हराना। और तभी अचानक से इन पर एक तीर से हमला होता है, लेकिन जिनवू उस तीर को पकड़कर हान को बचा लेता है, लेकिन दूसरे तीर से एक एस रैंक हंटर मारा जाता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम दो आइस एल्फ को देखते हैं जो कि यहाँ मौजूद सबसे वीक हंटर्स को अपना निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन जिनवू को देखकर वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद किम कहता है कि वो लोग यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं आने वाला, तो अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें उसकी बात माननी होगी। जिसके बाद किम कहता है कि वो सभी को एक साथ लेकर नहीं चल सकता, तो उन्हें दो टीम्स में बढ़ जाना चाहिए। जिसके बाद वो बी रैंक के सभी हंटर्स को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और जब एक सी रैंक का हंटर भी किम की टीम को ज्वाइन करने का कहता है तो वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि कोई भी सी रैंक या उससे कम का हंटर मेरी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। जिसके बाद एक बी रैंक हंटर पार्क किम की टीम को छोड़कर जिनवू की टीम में चली जाती है, और वो कह रही होती है कि किम तो उस तीर को देख भी नहीं पाया था, लेकिन जिनवू ने उसे अपने हाथ से ही रोक लिया। जिसका मतलब कि जिनवू कोई ई रैंक का हंटर नहीं बल्कि ए या उससे भी ऊपर लेवल का हंटर है। इसके बाद किम और उसकी टीम आगे बढ़ जाती है और उनके सामने तीन बड़े बड़े आइस बेयर्स आ जाते हैं, जिस पर किम इस टीम का कैप्टन होने के नाते एक बेयर को मार गिराता है, जिस पर बाकी के दो बेयर्स भी गुस्सा होकर इस पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद हम जिनवू और बाकी सभी को देखते हैं और वो लोग जंगल के बीचों बीच जा रहे होते हैं, जिस पर पार्क कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये आइस बेयर्स का ठिकाना लगता है। जिस पर जिनवू कहता है कि वो लोग इसलिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ बस आइस बेयर्स का ही सामना करना होगा और वो लोग आइस एल्फ से बचे रहेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं आइस बेयर्स के मुकाबले में। जिसके बाद जिनवू सभी को सर्दी से बचने के लिए अपनी इन्वेंट्री से कोट निकाल कर देता है, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक हाई रैंक हंटर भी बस 2 या 3 चीजें ही स्टोर कर सकता है। और इसके बाद इनके सामने एक आइस बेयर आ जाता है और जिनवू इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ बेग भी आ चुका होता है और वो कहता है कि अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद ए रैंक हंटर किम कुछ बी रैंक के हंटर को बचाकर बाहर ले आएगा। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर बेग को बताता है कि डंजन के अंदर जिनवू भी है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई ई रैंक का हंटर नहीं बल्कि उसकी री अवेकनिंग हुई है, लेकिन अभी तक उसे उसकी कंफर्मेशन नहीं है। और तभी जिनवू को ढूंढते हुए डुनसु भी वहां आ जाता है, जिस पर बेग गुस्से में कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है क्योंकि ये उसका एरिया है और वैसे भी उसे तो अमेरिका में होना चाहिए था ना कि यहाँ। जिस पर डुनसु कहता है कि मुझे पहले इसका जवाब दो कि अगर ये तुम्हारा एरिया है तो तुमने 2 ई रैंक हंटर को रेड गेट में जाने कैसे दिया। जिसके बाद डुनसु कहता है कि मैं तो जिनवू से मिलने के लिए इतनी दूर यहाँ आया था, लेकिन वो तो अब इस रेड गेट के अंदर है। और यहाँ वो भी सोच रहा होता है कि जिनवू तुम बहुत लकी हो कि तुम इस रेड गेट की वजह से डुनसु से बच गए, लेकिन क्या तुम इस गेट से बाहर जिंदा वापस आ पाओगे या नहीं। और इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि अकेले ही बहुत सारे बेयर्स को मार गिराता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और इसके बाद जिनवू अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को सेफ जगह छोड़कर अकेले ही बाकी सभी बेयर से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है आइस बेयर से लड़ने के लिए। जिसके बाद आइस बेयर्स और शैडो आर्मी एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये शैडो आर्मी सभी आइस बेयर्स को मार गिराती है। जिसके बाद इन बेयर्स का बॉस यहाँ आ जाता है जो कि सभी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है और अब बस एक ग्रीस बचा होता है और अब जिनवू उसे इस बॉस से लड़ने के लिए भेजता है। जिसके बाद एक ग्रीस कुछ सेकंड के अंदर ही इस बॉस को मार गिराता है। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जहाँ आइस एल्फ के झुंड ने उसकी पूरी टीम को जान से मार दिया होता है और अब बस किम ही बचा होता है। और तभी वहाँ एल्फ का लीडर आ जाता है, जिसे देख किम की हालत खराब हो जाती है और वह यहाँ से डरकर भागने लगता है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर मौजूद सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि जिनवू और बाकी सभी को डंजन में गए 3 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, जिसका मतलब डंजन में उन्हें 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो सभी लोग मर चुके होंगे। जिसके बाद डोनसु वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ सोचता है और वो मिस्टर आन से पूछता है कि वैसे जिनवू तो उनकी व्हाइट टाइगर गिल्ड टीम का हिस्सा नहीं था, तो वो उनकी स्ट्राइक टीम में कैसे आया। जिस पर मिस्टर आन कहता है कि उसकी जिनवू से बहुत अच्छी जान पहचान है, तो इसीलिए उसने उसे स्ट्राइक टीम में शामिल कर लिया। जिस पर डोनसु बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर मिस्टर आन को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जिससे मैं झूठ को स्मेल कर लेता हूँ। जिस पर हंटर बेक आगे बढ़ता है और डोनसुक से कहता है कि तुमने अभी मेरे एक कॉमरेड को पकड़ा हुआ है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे छोड़
दो, जिस पर डोंसू कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त पंच दे मारते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हंटर वो होता है वो इन दोनों के पंचेस को अपने हाथों से रोक लेता है, जिसके बाद डोंसू वहां से चला जाता है। और फिर हम दोबारा से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां वो ए रैंक हंटर किम उन आइस एल्फ से बच जाता है और वो देखता है कि जिनवू की टीम के सभी मेंबर्स अभी भी जिंदा होते हैं और वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। जो देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी पूरी बी रैंक हंटर्स की टीम मारी गई और ये 2 कौड़ी के ई रैंक के हंटर्स कैसे जिंदा बच गए। जिसके बाद वो इन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जिनवू वहां आकर उसे बस हल्का सा धक्का देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिनवू को ये रियलाइज हो जाता है कि किम का पीछा करते हुए सभी आइस एल्फ भी यहाँ आ चुके हैं। वैसे तो वो सभी इनविजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी जिनवू इन सभी की पावर्स को सेंस कर लेता है। जिसके बाद सभी एल्फ विजिबल हो जाते हैं और उनका लीडर जिसका नाम होता है वारुका, वो जिनवू से कहता है कि ये बहुत हैरत की बात है कि तुम जैसे कीड़े अभी भी जिंदा हैं। जिस पर जिनवू कहता है कि हमें ये कहने से पहले तुम जरा खुद को देख लो। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इन एल्फ की लैंग्वेज सिर्फ जिनवू को ही समझ आ रही होती है और साथ ही जिनवू इनकी लैंग्वेज भी बोल पा रहा होता है। खैर इसके बाद जिनवू पलक झपकते ही एक एल्फ की गर्दन को उड़ा देता है और इसके बाद वो सीधा वारुका पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसे बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद वारुका जिनवू से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम अकेले हो और मेरे पास पूरी सेना है, तो तुम अकेले हमारा सामना कैसे करोगे। जिस पर जिनवू स्माइल करते हुए कहता है कि क्या सचमुच। और भाई साहब इसके बाद हम बहुत ही अमेजिंग सीन देखते हैं, जहाँ जिनवू सभी के सामने अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद आइस एल्फ और शैडो आर्मी दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ जिनवू सोच रहा होता है कि इन आइस एल्फ की सेना को हराना इस शैडो आर्मी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और जिस वजह से उसकी माना पावर भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और साथ ही अगर वो इग्रिस को भी बुला लेता है तो फिर भी वो दोनों मिलकर भी वारुका को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसे हराने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए होगी। इसके बाद वारुका और जिनवू दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हैं और नो डाउट वारुका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जिनवू के सभी अटैक्स वो बहुत ही ज्यादा इजीली हैंडल कर पा रहा होता है। इसके बाद वो जो ए रैंक हंटर किम होता है वो भी होश में आ जाता है और वह देखता है कि उस पर जिनवू ने ही अटैक किया था। जो देख वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ वारुका भी जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जहाँ जिनवू इग्रिस को बुलाता है, जो कि किम को पलक झपकते ही मार गिराता है और जिनवू किम को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और वो उसका नाम रखता है आयरन। और अब आयरन वारुका पर अटैक कर देता है, लेकिन वारुका इस पर भी भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद जिनवू, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर इससे फाइट करते हैं और इन तीनों की फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और एनिमेशन भी कमाल का होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इग्रिस और आयरन दोनों मिलकर वारुका पर अटैक करते हैं, जिसे वो काउंटर कर लेता है। लेकिन तभी जिनवू बहुत स्पीड से आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से वारुका थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ जिनवू की शैडो आर्मी ने बाकी सभी आइस एल्फ को मार दिया होता है, जो देख वारुका को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार जिनवू अपनी स्वॉर्ड को इसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे ये डॉज कर लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जिनवू की स्वॉर्ड रिवर्स होकर दोबारा से इस पर अटैक कर देती है, जिससे वारुका की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और जिनवू यहाँ पर इनविजिबल होकर वारुका को दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है और फिर आयरन उस पर एक फाइनल अटैक करके उसे मार देता है, क्योंकि अब इस डंजन का बॉस हार चुका था। तो डंजन का गेट खुल जाता है और दूसरी तरफ हंटर बेक अभी भी डंजन के बाहर मौजूद होता है और वो भी देखता है कि अब डंजन दोबारा से नॉर्मल हो चुका था और गेट से उसे कुछ हंटर्स आते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये ए रैंक हंटर किम है, जो कि कुछ हंटर्स को बचाकर अपने साथ ले आया है। लेकिन वो देखता है कि ये लोग बस ई रैंक के हंटर्स ही होते हैं और साथ ही जिनवू भी होता है और इनके बाहर आने के बाद डंजन क्लोज हो जाता है। जिस पर हंटर बेक पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी हाई रैंक हंटर जिंदा नहीं बच पाया। वो जिनवू को रोक कर उसे पूछता है कि बाकी के हंटर्स कहाँ हैं और उसने उनके साथ क्या किया, लेकिन जिनवू उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। हंटर बेक कहता है कि वो सभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर थे और उनके बारे में पूछना भी उसका फर्ज बनता है। जिस पर जिनवू कहता है कि उसे उससे थोड़ा इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ 3 और हंटर्स को बचाकर वापस ले आया है और
अगर उससे कुछ पूछना ही है तो वो उनसे भी पूछ सकता है। जिसके बाद हंटर बेग जिन्वू से माफी मांगता है और जिन्वू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हंटर बेग मिस्टर आन से कहता है कि किसी भी कीमत पर उसे जिन्वू अपनी गिल्ड टीम में चाहिए। जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ यूजिन जिन्वू को लेने के लिए आता है और उसके बाद वो लोग हान को भी पिक करते हैं और हम देखते हैं कि इन तीनों ने दोबारा से एक फेक टीम बनाई होती है डंजन्स में जाने के लिए। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वू और वूजिन दोनों ही एक रेड मिशन के लिए एक डंजन में आए होते हैं जहां जिन्वू के शैडो सोल्जर सभी दानवों को बहुत बुरी तरह से काट पीट रहे होते हैं, जो देख वूजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज से पहले उसने जिन्वू की शैडो आर्मी को कभी देखा ही नहीं होता। तो वो उसे पूछता है कि जिन्वू सर ये सब क्या है, जिस पर जिन्वू बताता है कि ये सब मेरी कुछ स्किल्स हैं जिनका यूज करके मैं इस आर्मी को समन कर सकता हूँ। और कुछ देर के बाद इसकी शैडो आर्मी इन सभी दानवों को मार गिराती है और वहाँ मौजूद सभी मानव क्रिस्टल को वो लोग कलेक्ट करने लगते हैं। जिसके बाद हम यूएसए का सीन देखते हैं जहाँ हम एक मस्कुलर जैसे दिखने वाले आदमी को देखते हैं और वहाँ कुछ हंटर्स भी बेहोश पड़े होते हैं या फिर मर चुके होते हैं, हमें नहीं पता। खैर जो भी हो, वो आदमी एक हंटर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन सब के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो उस हंटर को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। तो उसके बाद वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो होम। और इसके बाद आता है सोलो लेवलिंग का एक कमाल का इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं जिन्वू और वूजिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर पार्टी कर रहे होते हैं वूजिन के 19 क्वेस्ट कंप्लीट होने की खुशी में। जिन्वू वूजिन से पूछता है कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं, जिस पर वूजिन कहता है कि वो अपने डैड से निगोशिएशन करेगा उनकी गिल्ड की ओनरशिप के लिए। और जिन्वू सर आप क्या करने वाले हैं, जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम मुझे कुछ दिनों तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। जिस पर वूजिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो जिन्वू से कहता है कि अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, तो मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही कभी वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। और दूसरी तरफ आप हैं जिसने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई है बल्कि मेरी हर एक बात भी मानते हैं और काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिस पर जिन्वू कहता है कि तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई समझो। और इसके बाद हम दोबारा से उस जायंट आदमी को देखते हैं जिसका नाम हमें बताया जाता है संग इल हॉन, जिसे अब यूएस के एसोसिएशन ने कैद कर लिया होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये कोई इंसान है या कुछ और वैसे तो ये खुद को एक हंटर बता रहा होता है और ये पिछले 10 साल से एक डंजन में कैद हो गया था और आज अचानक 10 साल बाद उस डंजन का गेट यहाँ यूएसए में खुला है जिससे ये बाहर आया है। तो इन लोगों ने एस रैंक हंटर डुनसो को वापस बुला लिया होता है इससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि जिना से कहता है कि वो एक वीक के लिए किसी ट्रिप पर जा रहा है और हम देखते हैं कि जिन्वू अब दोबारा से सर्बिरस वाले डंजन को ओपन करने वाला होता है क्योंकि जब लास्ट टाइम उसने सर्बिरस से फाइट की थी तो उसका लेवल बस 20 था, तो अब उसका लेवल ट्रिपल हो चुका है। तो अब शायद वो उसे बहुत आसानी से डिफीट कर सकता है। और इसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उसे एक न्यू टास्क मिलता है जहाँ उसे 10,000 डीमन की सोल को इकट्ठा करना होगा। जो देख एक टाइम के लिए तो जिन्वू भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो 10,000 सोल को कैसे इकट्ठा करेगा, लेकिन जो भी हो उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए 10,000 क्या 1 लाख सोल्स भी हो तो वो इसे इकट्ठा करेगा। और यहाँ हम बहुत सारे डीमंस को देखते हैं और जिन्वू भी इन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब ये सीन शिफ्ट हो जाता है वूजिन की तरफ जहाँ वो अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी गिल्ड को इसके हैंड ओवर कर दे। जिस पर इसका डैड कहता है कि मैं तुम्हें ये गिल्ड एक कंडीशन पर दे सकता हूँ कि अगर तुम जिन्वू को हमारी गिल्ड में शामिल कर लो तो। वूजिन कहता है कि तो ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। और दूसरी तरफ डंजन में जिन्वू बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है लेकिन उनके शैडो को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता और जिन्वू को भी ये पता नहीं होता कि ऐसा क्यों है। और इसके बाद जिन्वू को एक परमिट मिलता है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए जो कि एक डीमन कैसल होता है। बेसिकली इस डंजन में टोटल 100 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पर बहुत सारे डीमंस हैं और जैसे जैसे वो इन डीमंस को मारता जाएगा उसे अगले फ्लोर के लिए परमिट मिलता जाएगा और हर डीमन को मारने के बाद जिन्वू की पावर और उसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। जिस पर जिन्वू सोच रहा होता है कि आखिर 100 फ्लोर पर जो बॉस होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा और क्या वहां तक पहुंचने से पहले वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि वो उसे डिफीट कर सके। और काफी सारे डीमंस को मारने के बाद फाइनली अब वो 50वें फ्लोर तक आ चुका होता है जहां एक बहुत बड़ा बॉस होता है और साथ ही उसकी सेना भी होती है। इसका नेम टैग भी रेड होता है जिसका मतलब कि ये जिन्वू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद जिन्वू भी अपनी पूरी सोल्जर आर्मी को बुलाकर इनसे कहता है कि तुम लोग इसकी आर्मी को संभालो, बॉस को मुझ पर
ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद सभी डीमंस और शैडो आर्मी के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन्वू देखता है कि इनका बॉस तो बस अपनी जगह पर ही बैठा होता है, जिसे देख जिन्वू कहता है कि आखिर ये कब तक यहाँ बैठा रहेगा। लेकिन तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा स्पीड से आकर जिन्वू पर अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वू किसी तरह से इसे डॉज कर लेता है और इसे एक पंच मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो बॉस दोबारा से उठकर जिन्वू पर अटैक कर देता है और इस अटैक को जिन्वू आयरन की शील्ड से ब्लॉक करता है। जिन्वू के लिए दिक्कत की बात ये होती है कि वो बहुत साइज में बड़ा होने के बाद भी उसकी स्पीड और उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज होती है। खैर जैसे तैसे करके जिन्वू इसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और ये बॉस वहीं ढेर हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूएसए की तरफ, जहाँ डोनसुक आ चुका होता है और वह सोंग वान से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और सोंग डोनसुक से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम लोग इन डंजन्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि डंजन गेट और मॉन्स्टर्स ये सब तो बस शुरुआत है, असल खतरा तो अभी आने वाला है। लेकिन डोनसुक कहता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो और तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। और वो वांग के रिकॉर्ड्स को देकर कहता है कि तुम्हारे जैसे क्रीचर की भी फैमिली है। और वो वांग से कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों के नाम का पता है, जिस पर वांग कहता है कि हाँ, मेरे बेटे का नाम है संग जिन वू। और ये सुनकर डोनसुक कहता है कि तुम्हारा बेटा तो कब का मर चुका है और अगर तुम्हें भी उससे कुछ बातें करनी है तो तुम भी ऊपर जाकर उसे बता देना। और इसके बाद हमें इन दोनों की फाइट तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है और आसपास की सभी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी होती हैं। और डोनसुक का जो ओरा होता है उसे जिन्वू का बाप बस कुछ ही मिनट के अंदर अंदर मिट्टी में मिला देता है। और इसके बाद हम फिर से जिन्वू को देखते हैं, जहाँ अब वो 75 फ्लोर तक आ चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन चुका होता है। इतना ज्यादा पावरफुल कि वो इस फ्लोर के बॉस को, जो कि सोल किंग होता है, वो उसे बहुत ही आसानी से मार गिराता है। और इसके बाद जिन्वू देखता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 आइटम्स आ चुके होते हैं और अब बस 1 आइटम बचा होता है। और जिन्वू कहता है कि अगली बार आके मैं इस 1 आइटम को भी करेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जिन्वू अब उस डंजन से बाहर आ चुका होता है और वो देखता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसने 2 आइटम्स को कलेक्ट कर लिया होता है। और जो तीसरा आइटम उसे चाहिए होता है वो होता है प्योरीफाइड डीमन किंग का ब्लड। और जिन्वू सोच रहा होता है कि डीमन कैसल में जाने के बाद उसका लेवल अब पहले से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली वो एक ई रैंक का हंटर ही है, तो उसे कोई भी हाई लेवल वाले रेड मिशंस पर नहीं ले जाने वाला। तो शायद अब उसे ये ई रैंक वाला ड्रामा खत्म करके अपनी असल रैंक को दिखा देना चाहिए, क्योंकि डीमन किंग को डिफीट करने के लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो अपनी असल रैंक को शो करवाने के बाद वो हाई लेवल वाले डंजन्स में जा पाएगा और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकेगा। और इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सारे हंटर्स आए होते हैं अपनी पावर लेवल चेक करने के लिए। और साथ ही यहाँ कुछ रिक्रूटर्स भी होते हैं। एक रिक्रूटर जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड से होता है, वो संग जिन्वू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत अपने गिल्ड मास्टर यानी कि हंटर बेग को फोन लगाकर उसे जिन्वू के बारे में बताता है, जो सुनकर बेग भी बहुत जल्दी जल्दी वहां आने का कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू भी रीएवल्यूएशन चेक करने के लिए यहाँ वेट कर रहा होता है। फिर इसके बाद जिन्वू की बारी आती है और पावर लेवल चेक करने के लिए जिन्वू को बस एक मशीन पर अपना हाथ रखना होता है। और जैसे ही वो मशीन पर अपना हाथ रखता है तो उसका पावर लेवल चेक ही नहीं हो पाता और मशीन में कुछ एरर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ का डायरेक्टर आकर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये कोई एरर नहीं होता बल्कि जिन्वू की पावर लेवल इतनी ज्यादा होती है कि मशीन उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाती। और वो डायरेक्टर कहता है कि जिन्वू की मैजिक पावर्स एक एस लेवल के हंटर्स के जितनी है, जिसका मतलब कि अब जिन्वू इस सिटी का 10वां एस लेवल का हंटर बन चुका है। और इसके बाद हम एसोसिएशन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ हंटर चोई और हंटर वू बातें कर रहे होते हैं। और हंटर चोई हंटर वू से कहता है कि मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को रेड गेट में पार्टिसिपेट करने दिया और सुना है कि उसने डंजन के बॉस को भी मार गिराया था। आखिर वो कौन था? जिस पर हंटर वू कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, मैं वहाँ गया तो था लेकिन मैं ज्यादा देर वहाँ रुका नहीं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और इसके बाद हंटर चोई कहता है कि आखिर ये एसोसिएशन के अंदर क्या शोर शराबा है। और हंटर वू कहता है कि शायद किसी हंटर की पावर अवेक हुई होगी, इसीलिए तो मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। और चोई भी इसके साथ ही जाता है और वो कहता है कि उसे भी जानना है कि वहाँ क्या हुआ है। और फिर हम एसोसिएशन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग जिन्वू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि एक ऐसे रैंक के हंटर को देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। और तभी हंटर चोई और वू भी यहाँ आ जाते हैं और जिन्वू भी हंटर चोई को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो वही हंटर है जिसे सब लोग दी अल्टीमेट हंटर
के नाम से जानते हैं। और वो भी जिन्वो को देखकर समझ जाता है कि ये सब शोर शराबा इसी की वजह से है और वो इसकी पावर को भी पहचान लेता है। जिसके बाद हंटर चोई जिन्वो को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और उसे अपने गिल्ड को ज्वाइन करने की ऑफर भी करता है, लेकिन जिन्वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जो देख चोई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है ना कि मैं कौन हूँ, और फिर भी इसने मुझे इग्नोर कर दिया। और तभी वहां पर हंटर बेग भागते भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन तब तक जिन्वो वहां से जा चुका था। और हंटर बेग को देखकर हंटर चोई समझ जाता है कि उस बंदे में कुछ तो खास है जो हंटर बेग यहाँ तक आ गया। और साथ ही हंटर बेग भी चोई को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे जिन्वो के बारे में कुछ पता चले। और इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और कहता है कि बस आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा और आप जरूर उठेंगे। और जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो वहाँ हंटर वो भी मौजूद होता है और वो जिन्वो से कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गोगन ही होता है। और इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करते हैं और गोगन ही जिन्वो को बताता है कि वैसे तो हंटर एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव यानी कि बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ अच्छे हंटर्स बहुत ही कम हैं। और जो भी अच्छे हंटर्स होते हैं वो ज्यादातर बड़ी बड़ी गिल्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे स्टेटस और अच्छी इनकम के लिए, और कोई भी अच्छा हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करता। तो गोगन ही जिन्वो को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने की ऑफर देता है और साथ ही उसे अच्छी पोजीशन भी ऑफर करता है, लेकिन जिन्वो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे ये ऑफर क्यों दी गई है। जिस पर गोगन ही बताता है कि इस वक्त यहाँ 5 बहुत बड़ी गिल्ड्स हैं जो कि लोगों को मैजिक बेस से बचाती हैं और फिलहाल के लिए इन 5 गिल्ड का बैलेंस मेंटेन है, लेकिन अगर जिन्वो ने किसी भी एक गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो वो गिल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, जिससे इन सभी गिल्ड का बैलेंस बिगड़ सकता है। जिसके बाद जिन्वो कुछ देर तक सोचता है क्योंकि उसे ऑफर करने वाला बंदा इस कंट्री का सबसे पहला एस रैंक हंटर जो है, और 80 साल का होने के बाद भी इस बंदे की फिजिक और इसकी पावर अभी भी जिन्वो के लेवल की है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि जिन्वो का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। खैर कुछ देर तक सोचने के बाद जिन्वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है, जो सुन गोगन ही को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद जिन्वो भी पैसे को चूज करेगा और किसी बड़ी गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन जिन्वो कहता है कि वो इन डंजन से बिलोंग करता है और उसे बस इन मैजिक बीस्ट से लड़ना है। और जिन्वो की ये बात सुनकर गोगन ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार अपने जैसा ही एक हंटर मिला है जो कि पैसों के लिए नहीं बस लड़ने के लिए एक हंटर बना है। और गोगन ही सोचने लगता है कि अगर वो 20 साल या 10 साल भी छोटा होता तो वो भी जिन्वो के साथ मिलकर इन मैजिक बीस्ट से लड़ता। इसके बाद हम यूएसए का सीन देखते हैं जहाँ हंटर डोनसुक बुरी तरह से जख्मी एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है और वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि वो संग टू हॉन या जो भी वो बंदा था वो सचमुच कोई इंसान था या कोई मैजिक बीस्ट। जिस पर डोनसुक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी ज्यादा पावर किसी नॉर्मल इंसान के पास हो सकती है क्या। और इसके बाद डोनसुक सोच रहा होता है कि कैसे संग टू हॉन ने इसे धमकी दी थी कि अगर वो दोबारा से इसकी फैमिली को अप्रोच करेगा तो वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा। और ये सोचकर डोनसुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि उसे बस कुछ आर्टिफैक्ट्स चाहिए, जिसके बाद वो संगोन की चटनी बनाकर रख देगा। और दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं और वो भी इन्हीं आर्टिफैक्ट्स को खरीदने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि डीमन किंग को डिफीट करने के लिए उसे इन आर्टिफैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और एक ई रैंक हंटर के पास ऐसे आर्टिफैक्ट होना कोई आम बात नहीं, तो वो सब लोगों की नजरों में आ सकता है। खैर वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसे एक गिल्ड रिक्वायरमेंट दिखाई देती है और जिन्वो तुरंत भागकर इसे ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि सबसे पहले असल्ट टीम आकर मैजिक बीस्ट को हंट करती है और इसके बाद जो माइनिंग टीम होती है वो उस डंजन में मौजूद सभी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करती है। और तभी हम देखते हैं कि इस डंजन के अंदर हंटर की एक टीम होती है और इस टीम को लीड कर रहा होता है कोई और नहीं बल्कि हंटर चोई, जो कि अपनी जबरदस्त फायर पावर से वहां मौजूद सभी मैजिक बीस्ट को मार गिराता है। और साथ ही वहां हम एस रैंक हंटर चाहे इनको भी देखते हैं जो कि चोई की टीम में होती है। और इस डंजन में मौजूद बाकी सभी मैजिक बीस्ट को ये लोग मार देते हैं बस बॉस को छोड़कर। और इसके बाद ये लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं और फाइनली जिन्वो यहाँ अपने होने वाली वाइफ यानी कि चाहे इनको देखता है और इसकी पावर को देखकर जिन्वो सोच रहा होता है कि ये सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद अभी माइनिंग टीम डंजन के अंदर चले जाते हैं और क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने लगते हैं और जिन्वो की पावर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये सचमुच में कोई ई रैंक का हंटर है या कुछ और। खैर कुछ देर तक माइनिंग करने के बाद टीम का लीडर आकर सभी को
लंच ब्रेक पर चलने का कहता है, लेकिन जिनवो कहता है कि वो बस ये थोड़ा सा काम खत्म कर ले तो इसके बाद वो लंच कर लेगा। और जैसे ही सब लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं तो जिनवो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से भागकर सीधा बॉस के गेट के सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता तभी उसके पीछे हंटर चाइन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हंटर चा को देखकर जिनवो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि हंटर चा तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि वो उसके पीछे कब आ गई। जिनवो कहता है कि वो बस अपना रास्ता भटक गया था और गलती से वो यहाँ पर आ गया। और साथ ही जिनवो अपने हाथ में मौजूद वेपन को भी गायब कर लेता है। हंटर चा कहती है कि तुम जल्दी वहाँ से हट जाओ क्योंकि वो बॉस का रूम है और अगर वो जाग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही वो जिनवो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड भी होती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने थोड़ी देर पहले जिनवो के हाथ में कोई वेपन देखा था। फिर इसके बाद जिनवो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चाइन के पास से गुजरता है तो उसे जिनवो के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो एकदम से जिनवो को रोककर उसकी बॉडी को स्मेल करने लगती है। असल में हंटर चा की नोज काफी ज्यादा सेंसिटिव है और उसे सब हंटर्स और मॉन्स्टर्स में से बहुत बुरी स्मेल आती है, तो इसीलिए वो हमेशा अपने नाक को ढक कर रखती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिनवो के पास से उसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, जिस वजह से वो जिनवो से पूछती है कि क्या तुम सच में हंटर ही हो ना। जिनवो कहता है कि हाँ, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। और इसके बाद जिनवो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को माइनिंग टीम का कैप्टन जिनवो को उसकी पेमेंट देता है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है, क्योंकि जिनवो ने अकेले ही 4 से 5 बंदों का काम किया था, जिस वजह से इन सब लोगों ने वक्त से पहले ही अपना काम खत्म कर दिया। और इसके बाद कैप्टन जिनवो को अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करने की ऑफर भी करता है, जिस पर जिनवो मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस एक ही दिन के लिए आया था। इसकी बात सुनकर कैप्टन कहता है कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम सिर्फ कल के दिन के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कल डबल रेड मिशन होने वाला है, एक ए रैंक का और दूसरा सी रैंक का। जिस पर जिनवो सोचता है कि उसका रिएवलेशन तो वैसे भी परसों होने वाला है, तो कल वो यहाँ आ सकता है। जिसके बाद वो कल आने के लिए मान जाता है। जो सुन कैप्टन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही जिनवो को डबल दिहाड़ी देने की ऑफर भी कर देता है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हंटर चा एसोसिएशन के किसी बंदे से जिनवो की इन्फॉर्मेशन निकालने का कहती है, जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या आप हंटर संग जिनवो की बात कर रहे हो। चा कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम उसको जानते हो। वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता, पर हंटर चॉय ने भी मुझसे उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी कल, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने उसकी प्रोफाइल को लॉक कर रखा है, तो मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। जिसके बाद चा सोचने लगती है कि आखिर ये जिनवो कौन है, क्योंकि सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और एक लो रैंक हंटर होने के बाद भी एसोसिएशन ने इसकी प्रोफाइल को लॉक क्यों रखा है। और आज से पहले मैं बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मुझे किसी हंटर से अच्छी स्मेल आई है। खैर, इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ जिनवो वापिस से माइनिंग टीम को ज्वाइन करने आता है और वो सब लोग जिनवो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अच्छे से वेलकम करते हैं, जो तक जिनवो को अपनी पुराने हंटर्स की टीम याद आ जाती है। खैर, इस सब के बाद वो लोग माइनिंग के काम पर लग जाते हैं और जिनवो बहुत तेजी से काम करता है, जिस वजह से इनका काम वक्त से पहले ही खत्म हो जाता है और ये सब लोग बैठकर लंच करने लगते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग ए रैंक वाले डंजन में जाने वाले होते हैं और तभी वहां पर एक असल टीम का कैप्टन आता है, जिसका नाम होता है सोन क्यून। और वो इनसे कहता है कि उसे लगेज उठाने के लिए एक बंदा चाहिए, क्योंकि उनका लगेज उठाने वाला बंदा आज एब्सेंट है। और वो कहता है कि जो भी हमारे साथ चलेगा हम उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, लेकिन कोई भी बंदा इनके साथ डंजन में जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन जिनवो कहता है कि वो इनके साथ चलेगा, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हें मरना है क्या, वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा होता है और कुछ पैसों के लिए तुम अपनी जान को दांव पे लगा दोगे। जिनवो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ। इसके बाद कैप्टन सोन की हुन जिनवो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिनवो भी उसे अपने बारे में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोन की हुन की असल टीम अब डंजन में जाने के लिए तैयार होती है और इस टीम में टोटल 6 ए रैंकर और 3 बी रैंकर्स होते हैं। और ये लोग देखते हैं कि आज का डंजन बाकी के डंजन से बहुत बड़ा था, लेकिन सोन की हुन बताता है कि ये डंजन भले ही बड़ा है, लेकिन इसकी माना पावर बहुत ही ज्यादा कम है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 2 टीम्स हैं, एक टीम पहले जाएगी और अगर अंदर ज्यादा खतरा हुआ तो दूसरी असल टीम भी इनके पीछे आ जाएगी। इसके बाद ये सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ जिनवो को कुछ अजीब फीलिंग आ रही होती है, बिल्कुल उस रेड गेट वाले डंजन की तरह। जिनवो को देखकर एक लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा नर्वस लग रहे हो, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जब तक हम लोग कैप्टन सोन की हुन के साथ हैं वो हमें कुछ नहीं होने देगा। और दूसरी तरफ हम कैप्टन सोन की हुन को देखते हैं, जो कि अपने मन में ही सोच रहा था कि अगर मैंने ये रेड मिशन कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद मैं ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाऊंगा। पता नहीं कि मैं कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनने के काबिल भी हूँ या नहीं। खैर, ये लोग डंजन में जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो
इन्हें कुछ खतरा महसूस होता है, जिसके बाद कुछ भेड़िए जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें ये लोग बड़ी ही आसानी से मार गिराते हैं। पर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये भेड़िए तो सी रैंक वाले डंजन के हैं, तो ये यहाँ ए रैंक वाले डंजन में कैसे आए। और जिन्हें वो नोटिस करता है कि इन सब भेड़ियों के गले में पट्टा होता है जैसे कि ये किसी के पालतू हों। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ ऑर्क्स आ जाते हैं और ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और एक ऑर्क अपने भाले को बहुत ही ज्यादा पावर से इनकी तरफ फेंकता है, जिस वजह से सोन की हुन की शील्ड भी टूट जाती है। जो देख ये लोग समझ जाते हैं कि ये ऑर्क्स सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद ये सभी ऑर्क्स इन पर अटैक कर देते हैं और सभी हंटर अपनी पावर्स का यूज करके इनसे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैजिकल हंटर इन्हें अपनी मैजिकल पावर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके बाद एक हंटर कुछ फायर सोल्जर्स को समन करता है इनसे लड़ने के लिए। मतलब सभी लोग अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं इन ऑर्क्स को हराने के लिए, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग नंबर्स में भी हंटर से काफी ज्यादा थे। एक ऑर्क एक बी रैंक हंटर के हाथ को काट देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक मैजिकल हंटर आकर उस ऑर्क को अपने मैजिक पावर से जकड़ लेती है और हीलर उस बंदे के हाथ को हील कर देती है। लेकिन तभी वो ऑर्क उस मैजिक से छूटकर उस हीलर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो देख वो हीलर समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म समझो। तभी अचानक से उस ऑर्क का गला दबने लगता है और वो तुरंत ही मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी के ऑर्क्स भी खुद ही जख्मी होने लगते हैं और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन्वू होता है और वो इनविजिबल होकर इन सभी ऑर्क्स को मारता जाता है, जिस वजह से ये ऑर्क काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और बाकी के हंटर अपनी पावर्स का यूज करके इन सभी को मार गिराते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सभी ऑर्क्स कमजोर पड़ गए। और वो लोग कहते हैं कि खैर जो भी हो आखिर में हमने इन्हें मार गिराया। जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आगे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके बाद ये लोग जैसे ही वापस जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि डंजन के अंदर एक हाई लेवल का बैरियर लगा होता है, जिस वजह से ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैजिकल हंटर्स अपनी पावर का यूज करके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मैजिक पावर को फील करते हैं और वो लोग देखते हैं कि अब यहाँ ऑर्क्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी और इन्हें देखकर ये सब लोग समझ जाते हैं कि अब इनका जिंदा वापस जाना नामुमकिन है। तभी एक ऑर्क आगे बढ़ता है और कीहुन भी आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर अपनी लैंग्वेज में इनसे कुछ कहता है जो इन्हें समझ में नहीं आता और तभी जो इन ऑर्क्स का बॉस होता है वो इस मॉन्स्टर को पोजेस कर लेता है और इसके थ्रू इनसे बात करता है और कहता है कि इंसानों मैं इन ऑर्क्स का बॉस हूँ और मेरा नाम है कारगिलगन और मैं तुम इंसानों से मिलना चाहता हूँ। और अब तुम सोच लो कि क्या तुम मेरी आर्मी क्या तुम मरना चाहते हो या फिर तुम मेरे महल आकर मुझसे मिलोगे। जिस पर कीहुन कहता है कि कारगिलगन के क्या तुमने इस बैरियर को लगाया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ क्योंकि मैं इस डंजन में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और इस बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। खैर इसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो कीहुन कहता है कि तो फिर ठीक है हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। जिसके बाद कीहुन जिन्वू से कहता है कि हम लोग जैसे ही बॉस से मिलेंगे तो उस पर अटैक कर देंगे, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाएगा और ये बैरियर हट जाएगा, तो तुम जल्दी से बाहर जाकर दूसरी टीम को इस सब बारे में बता देना। जिस पर जिन्वू कहता है कि अगर तुम लोग वहां गए तो तुम सब लोग मारे जाओगे। कीहुन कहता है कि हम सब लोग वैसे भी यहाँ डंजन के बॉस को मारने के लिए आए थे, ना कि डंजन से जिंदा बाहर जाने के लिए। और इसके बाद ये सभी लोग इन ऑर्क्स के पीछे पीछे कारगिलगन के महल तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि इसका महल काफी ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ हजारों की तादाद में ऑर्क्स मौजूद होते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंटर चाह इस डंजन के बाहर आ चुकी होती है क्योंकि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी और साथ ही उसे जिन्वू पर भी काफी शक हो रहा होता है क्योंकि उसने कल भी जिन्वू को बॉस के रूम के बाहर देखा था हाथ में वेपन लिए और आज भी वो एक ए रैंक वाली डंजन में गया है जबकि वो बस एक ई रैंक का हंटर है। वो सोच रही होती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, जिस वजह से हंटर चाह भी इस डंजन में जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वो देखती है कि वो तो अपने साथ कोई वेपन ही नहीं लाई, तो वो पास ही मौजूद माइनिंग टीम के कैप्टन यानी कि मिस्टर बे से कुछ वेपन्स मांगती है। जिस पर वो कहता है कि हम तो बस माइनिंग टीम वाले हैं तो भला हमारे पास वेपन्स का क्या काम हो सकता है, लेकिन हमारे पास बस कुल्हाड़ी वगैरह होती है, अगर आपको वो चाहिए तो वो आप ले जा सकती हैं। पहले तो हंटर चाह मना कर देती है लेकिन फिर वापस आकर एक कुल्हाड़ी उठा लेती है क्योंकि वो कहती है कि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चली जाती है और इसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे ऑर्क्स को देखकर सभी हंटर्स की फटी पड़ी होती है और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये सभी ऑर्क्स इतने ज्यादा हैं कि अगर ये यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो हमारे पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, इससे पहले कि वहाँ कोई एस रैंक का हंटर आए। और स्पेशली ये जो 4 बीस्ट हैं
का ऑरा बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है और ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। हंटर सोन क्यून यह सोच रहा होता है कि मुझे बस किसी तरह से इनके बॉस को हराना होगा, जिसके बाद इस डंजन का गेट क्लोज हो जाएगा और ये सभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। खैर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कार्गलगन अपना ऑरा रिलीज करता है और भाई साहब इसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। और बेचारा सोन क्यून डरते हुए कार्गलगन से पूछता है कि आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को बस यहाँ अपने सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए बुलवाया है, क्योंकि वो सभी तुम लोगों को एक एक करके मारेंगे और बेचारे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। और ये सुनकर सोन क्यून और बाकी सभी हंटर्स की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कार्गलगन जुनवो को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा कुछ स्पेशल है। जिसके बाद सोन क्यून अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कार्गलगन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके सोन क्यून को उठा उठाकर दीवारों में पटकता है और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी हमारा लोंडा बहुत स्पीड से आकर सोन क्यून को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि कैप्टन सोन क्यून, मुझे पता है कि ये डंजन हंटर गिल्ड का है और मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में है, तो अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो इन सभी मैजिक बीस्ट को मैं संभाल लूंगा। और तभी कार्गलगन का एक गार्ड जिनवो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिनवो बिना देखे ही उसे अपने मैजिक पावर से उठा उठाकर पटकता है, सेम उसी तरह जैसे कार्गलगन ने सोन क्यून को पटका था। हंटर सोन क्यून कहता है कि प्लीज हम सबको बचा लो, जिसके बाद कार्गलगन जिनवो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनवो कहता है कि मैंने पहली बार इतनी ज्यादा हाई प्रेशर मैजिक पावर को फील किया है, लेकिन फिर भी तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम्हारा सामना गलत बंदे से पड़ गया है। और तभी जिनवो अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और उससे कहता है कि तैयार हो जाओ हारने के लिए। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सर्वेलेंस टीम भी आ चुकी होती है और हंटर वो यहाँ सोच रहा होता है कि आखिर जिनवो यहाँ माइनिंग का काम क्यों कर रहा था और वो भी लगातार 2 दिनों तक। और तभी यहाँ माइनिंग टीम का कैप्टन भी आ जाता है और हंटर वू से पूछता है कि क्या तुम लोग हंटर संग जिनवो को जानते हो। एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ हम लोग जानते हैं। मुझे तो पहले से ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब लगा था क्योंकि उसने मुझे बहुत डरावनी नजरों से देखा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी मुझे जान से मार डालेगा। हंटर वो कहता है कि अभी कहाँ है संग जिनवो। तो माइनिंग टीम का कैप्टन इसे बताता है कि वो इस डंजन के अंदर गया हुआ है क्योंकि कैप्टन सोन की उनका टीम का पोर्टर आज एब्सेंट था, तो जिनवो उनके साथ एज अ पोर्टर गया है। और तब इन लोगों को यहाँ कुछ स्ट्रेंज ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हंटर वो इस डंजन के मानव पावर को चेक करने का कहता है और जब वो लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये डंजन कोई ए रैंक वाला नहीं बल्कि एक एस रैंक का डंजन है। जिसके बाद हंटर वो कहता है कि हमें भी इस डंजन के अंदर जाना चाहिए एसएल टीम की हेल्प करने के लिए। तभी हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हंटर चा ने भी काफी सारे ऑर्स को मार गिराया होता है और उसे भी ये स्ट्रेंज ऑरा फील हुआ था, जिस पर वो कहती है कि अगर ये ऑरा इस डंजन के बॉस का है तो वहाँ मौजूद सभी हंटर की जान को बहुत खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ जिनवो की शैडो आर्मी को देखकर कार्गलगन कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम्हारी ये छोटी सी फोर्स मेरी इतनी बड़ी आर्मी का सामना कैसे करेगी। जिसके बाद जिनवो कहता है कि भाई देख तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। और तभी वो अपनी मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करता है और इसके आसपास कुछ मीटर तक एक पर्पल कलर का सर्कल बन जाता है और जब तक जिनवो के शैडो सोल्जर इस सर्कल के अंदर हैं इनकी पावर डबल हो जाएगी। जिनवो बताता है कि उसने ये न्यू स्किल डीमन कैसल में सीखी थी 70 लेवल तक जाने के बाद। जिनवो के शैडो सोल्जर को देखकर सभी हंटर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। और जो बंदा फायर सोल्जर को समन कर सकता है वो कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि मैं तो बस एक टाइम पर सिर्फ 2 ही सोल्जर को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो पूरी आर्मी खड़ी कर दी है, आखिर ये क्या चीज है। खैर इसके बाद कार्गलगन अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, जिसके बाद सभी और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और जिनवो के सोल्जर भी इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि आयरन पहले तो इन सभी को अपनी जोरदार आवाज से डराने की कोशिश करता है, जो कि ऑब्वियसली काम नहीं करने वाला था। जिसके बाद आयरन इन सभी और को बहुत बुरी तरह से काटना पीटना शुरू कर देता है और जिनवो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर बहुत सारे ऑर्स को मार गिराता है। और तभी कार्गलगन जिनवो के सोल्जर पर एक फायर अटैक करता है और काफी सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है और कहता है कि कितने एरोगेंट हो तुम, क्योंकि तुम बस अपने सोल्जर्स को एज अ पपेट
यूज कर रहे हो और खुद खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। जिन्वो कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो, जरा खुद को भी तो देखो। जिसके बाद वो जिन्वो पर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन जिन्वो इन सभी से बहुत ही आसानी से बच जाता है। कार्ल गलगन कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स नंबर और स्ट्रेंथ दोनों में ही मेरे सोल्जर से बहुत कम है और बहुत जल्द तुम्हारी मैजिक पावर भी खत्म हो जाएगी, तो फिर तुम क्या करोगे। जिस पर वो अपनी इन्वेंटरी से माना पावर बढ़ाने वाली लिक्विड निकालता है और उसे पी लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली नेक्रोमेंट्स की पावर क्या होती है। जिसके बाद वो कहता है अराइज, और जितने भी हाई ऑर्स को इसने मारा होता है उन सभी को भी ये अपनी आर्मी बना लेता है। जो देख कार्ल गलगन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जिन्वो बाकी सभी और से भी कहता है कि तुम सभी बहुत जल्द मेरी शैडो आर्मी बनने वाले हो, और हाँ तुम भी। जिसके बाद कार्ल गलगन सोचने लगता है कि जब से हम इस डंजन में जागे हैं तो हमें बस एक ही ऑर्डर मिला था कि इंसानों को मार दो, तो हम बस सिस्टम का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है तो सिस्टम ने हमें ये ऑर्डर क्यों दिया है। और तभी वो अपने 4 कमांडर्स को भेजता है जिन्वो को मारने के लिए। ग्रीस, टैंक और आयरन तीनों मिल इसके चारों कमांडर्स की बैंड बजा देते हैं। जो देख कार्ल गलगन काफी ज्यादा हैरान होता है और आखिरकार अब कार्ल गलगन भी अपने सिंहासन से उठता है जिन्वो से लड़ने के लिए। वो उस पर अपनी कर्स और मैजिक पावर से अटैक करता है, लेकिन उसका उस पर जरा भी असर नहीं होता। जिस पर जिन्वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझ पर कर्स और पॉइजन वगैरह का जरा भी असर नहीं होता। और जिन्वो अपने मैजिक सोल्जर से इस पर फायर अटैक करता है, जिसे यह अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी शील्ड को तोड़ते हुए सीधा उसे जाकर लगती है और वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हंटर चा भी यहाँ आ जाती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या जिन्वो ने इतनी बड़ी आर्मी को समन किया है। इसके बाद कार्ल गलगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है और वो जिन्वो से कहता है कि मैं तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दूंगा। जिन्वो कहता है कि सच बताऊं तो मुझे जायंट बीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। जिसके बाद वो जिन्वो पर अपने फायर ड्रैगन से अटैक करता है और ये अटैक सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पे काफी सारे फायर ड्रैगन इस पर अटैक करते हैं। लेकिन इन सभी से बचते हुए जिन्वो एक बड़ी छलांग लगाता है और सीधा उसकी आंख में चाकू घुसा देता है और कहता है कि टारगेट जितना बड़ा होता है उस पर अटैक करना भी उतना ही आसान होता है। इसके बाद कार्ल गलगन इस पर ब्लेजिंग फायर से अटैक करता है, लेकिन इन सबको भी डॉज करते हुए जिन्वो इस पर अपने डैगर से अटैक करता है और वहां मौजूद एक बड़ी सी चेन को पकड़कर इसे बांध देता है और नीचे गिरा देता है। और तभी वहां सर्वेलेंस टीम भी आ जाती है और जिन्वो को इस तरह लड़ते देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हंटर चा को बताता है कि उन्होंने डंजन के बाहर कुछ बेहद ही पावरफुल ऑरा फील किया था, तो वो एसएल टीम की हेल्प करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ देखकर तो लगता है कि इन्हें हेल्प की जरूरत नहीं है। चा हंटर वो से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर हंटर वो कहता है कि हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत। ये लोग देखते हैं कि जिन्वो ने अब कार्ल गलगन को भी हरा दिया होता है और उसे भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। जो देख हंटर चा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तो ये है असली पावर हंटर संग जिन्वो की। और इसके बाद संग जिन्वो कार्ल गलगन का नाम रखता है फैंग, क्योंकि उसे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए। फिर इसके बाद हंटर वो इन सभी से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत टॉप सीक्रेट था, तो आप सभी लोग बाहर जाकर इस बारे में किसी को भी बताना मत, क्योंकि हंटर संग जिन्वो ने अपनी पावर्स को दिखाकर आप सभी की जान बचाई है, तो बदले में आप सभी इतना तो कर ही सकते हो। जिसके बाद हंटर सोन क्योन अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से जिन्वो को शुक्रिया कहता है उन सभी की जान बचाने के लिए। और तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब हंटर बेक और हंटर चोई भी एसोसिएशन के बाहर आ चुके होते हैं और सब लोग इनसे पूछने लगते हैं कि क्या ये लोग भी यहाँ एक्टर ली मिनसुक के लिए आए हैं, लेकिन इन दोनों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। और वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हम यहाँ उसके लिए नहीं आए, बल्कि हमें तो कोई और काम है। जिसके बाद हंटर बेक और हंटर चोई दोनों ही हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से बहसबाजी करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर असल में वो लोग ये बहस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहता है कि जिन्वो उसकी टीम में आए और दूसरा चाहता है कि जिन्वो उसकी टीम में जाए। और तभी यहाँ एक और एस रैंक का हंटर लिम टाइप भी आ जाता है और वो इन दोनों से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों भी यहाँ ली मिनसुक के लिए आए हो। जिस पर ये दोनों उस पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाड़ में जाए तुम्हारा ली मिनसुक या जो भी उसका नाम है। और साथ ही हम देखते हैं कि जिन्वो भी इस एसोसिएशन के बाहर आ चुका होता है और वो यहाँ भीड़ भाड़ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब यहाँ किस लिए हैं। जिसके बाद ली मिनसुक भी अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाता है और सभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है, लेकिन ली मिनसुक के गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो फिलहाल के लिए तुम अंदर नहीं जा सकते,
यहीं वेट करो। और तभी हंटर गोगनी खुद बाहर आ जाते हैं और जिन्वू को लेकर अंदर चले जाते हैं, जो देख ली मिनसुक और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके लिए खुद चेयरमैन साहब बाहर आ गए। खैर एसोसिएशन के अंदर हम देखते हैं कि हंटर बेग और हंटर चोई भी पहले से ही अंदर मौजूद होते हैं और मिस्टर गोगानी बताता है कि ये दोनों यहाँ कब से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी जानना चाहते हैं कि तुम कितने पावरफुल हो, क्योंकि पिछले 2 सालों में तुम पहले एस रैंक हंटर बने हो। खैर इसके बाद जिन्वू की रीइवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ मौजूद बंदा जिन्वू से कहता है कि हमें आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में पता लगाना है कि आप किस कैटेगरी के हंटर हैं, जिस पर जिन्वू अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है। जो देख वो बंदा कहता है कि अच्छा तो आप एक समनिंग हंटर हैं। जिन्वू कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। हंटर गोगनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे काफी ज्यादा कर सकते हो, तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि वैसे भी अब सब लोगों को पता तो चल ही चुका है, तो क्या फायदा छुपाकर। जिसके बाद वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है और कहता है कि मैं और भी ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। और भाई साहब ये देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और साथ ही हंटर बेग सोच रहा होता है कि ये तो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो ये है असली पावर हंटर संग जिन्वू की। खैर इसके बाद जिन्वू को उसका एस रैंक का लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि अब तो मैं ऑफिशियली एक एस रैंक का हंटर बन चुका हूँ और मुझे पोर्टल के थ्रू जो भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं उन्हें सेल करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और उन पैसों का यूज करके मैं खुद को गियर अप कर सकता हूँ डीमन कैसल में जाने के लिए। जिसके बाद जिन्वू यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि गेट पर हंटर बेग और हंटर चोई उसका वेट कर रहे होते हैं इससे बात करने के लिए, लेकिन हमारा जिन्वू इन दोनों को फुली इग्नोर करता हुआ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है तो सब मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसकी तस्वीरें बनाने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जिना के स्कूल की तरफ, जहाँ जिना और उसकी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं ये देख कर के जिन्वू अब इस कंट्री का 10th एस रैंक का हंटर बन चुका है। और साथ ही जिन्वू की माइनिंग टीम भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और हम जिन्वू के पुराने टीममेट्स को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं जिन्वू को एस रैंक का हंटर बनने के लिए। और साथ ही यहाँ जिन्वू की होने वाली वाइफ यानी कि हंटर चा भी देख रही होती है कि अब जिन्वू भी एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। और उसके बाद हम हंटर वू को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना डैड, लेकिन मैं हंटर संग जिन्वू को हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया और साथ ही मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जिन्वू के साथ मिलकर लड़ूंगा और वो जिन्वू को फोर्स नहीं कर सकता ये गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। खैर इसके बाद जिन्वू एक आर्टिफैक्ट्स की शॉप में जाता है और यहाँ उसे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि उसे डंजन्स की हीट और फायर बेस अटैक से बचा सके। शॉपकीपर उसे एक क्लॉक और एक रिंग दिखाता है और ये सेम वही क्लॉक है जो कि हमने इंट्रो में देखा था। और इसके पास जिन्वू के पास जो डेगर होती है वो उन्हें सेल करने का कहता है जिसके उसे बहुत अच्छी कीमत मिल रही होती है। शॉपकीपर उसे कहता है कि वो इसे इस डेगर के 100 मिलियन जेंट्स देगा, जो सुन जिन्वू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने ये 2.8 मिलियन की परचेज की थी उसके पोर्टल से। जिसके बाद वो सोचता है कि अगर उसकी ये स्वॉर्ड इतने अच्छे पैसों में सेल हो रही है तो उसे स्पेयर ऑफ अरवाइस को सेल करने की क्या ही जरूरत होगी। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हंटर बेग सोच रहा होता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि जिन्वू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब वो मुझे पिछली बार मिला था तो वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा हंटर है जो कि कंटिन्यूसली खुद को ग्रो कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जिना बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है जिन्वू पर, क्योंकि जिन्वू के टीवी पर आने की वजह से बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर आ गए थे। जिन्वू कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी एक वीक के लिए ट्रेनिंग पर जाने वाला है। और तभी उनके घर के बाहर हंटर वू भी आ जाता है जिस वजह से जिन्वू को और अच्छा बहाना मिल जाता है और वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसी के साथ ही जाने वाला था। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू अपने कुछ शैडो सोल्जर को समन करता है जो कि कारगलगन के पर्सनल कमांडर्स थे। वो इन तीनों को यहाँ जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़कर जाता है और साथ ही वो और भी काफी सारे शैडो सोल्जर्स को पूरी सिटी में पेट्रोलिंग के लिए भी छोड़ देता है ताकि जब तक वो यहाँ नहीं है उसके सोल्जर्स इस पूरे शहर पर निगरानी रख सकें। और इसके बाद हम एक छोटा सा सीन देखते हैं, एक मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा होता है जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अब डीमन कैसल में आ चुका होता है और वो इस बार इस कैसल को कॉन्क्रीट करने की फुल तैयारी में होता है। और इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि उसे 2 डीमंस की सोल को कलेक्ट करना है, जिसके बाद उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उनमें से एक रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा रेयर होता है। उसके बाद जिन्वू चला जाता है 76 फ्लोर पर क्योंकि लास्ट टाइम उसने वहीं पर एंड किया था और हम वहां पर एक बहुत बड़े सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे लड़ने के लिए जिन्वू फैंग को समन करता है और उसे स्पेयर ऑफ अरवाइस देता है जिससे किसी की भी मैजिकल पावर्स डबल हो जाती हैं।
जिसके बाद फैंग अपनी मैजिकल पावर से बेहद ही पावरफुल अटैक करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर जलकर राख हो जाता है, जो देख जिन्वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब जिन्वो 80 फ्लोर तक आ चुका होता है और इसने अपने सभी शैडो सोल्जर को 6 अलग अलग टीम में सेपरेट कर दिया होता है। आधी टीम्स का काम होता है एनिमी से लड़ना और आधी टीम्स का काम होता है परमिट को कलेक्ट करना, क्योंकि परमिट के बिना वो अगले फ्लोर तक नहीं जा पाएगा। और तभी जिन्वो देखता है कि अचानक से उसकी माना पावर कम होने लगती है, जो देख बात समझ आता है कि यहाँ कोई बेहद ही पावरफुल एनिमी आ चुका है जो कि लगातार उसके शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये कुछ डीमन नाइट्स होते हैं जो कि जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और जिन्वो आकर एक एनिमी को बस एक अटैक से ही मार गिराता है और बस एक आखिरी बचा होता है जिसे वो मारने वाला होता है कि तभी उसमें से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि रुको प्लीज, मुझे मारना मत, मैंने हार मान ली है। जो सुन जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये डीमन बोल कैसे पा रही है। जिसके बाद वो इसका मास्क उतार कर देखता है तो ये एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एसिल, जो कि एक एल्फ डीमन होती है। और इसके बाद आ जाता है सोलो लेवलिंग का दासूसा इंट्रो। और इंट्रो के बाद हम देखते हैं जिन्वो एसिल से कहता है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। एसिल कहती है कि हम सब तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि हमारा एक ही मिशन होता है और वह है डीमन मोनार्क को प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद जिन्वो इसे छोड़ देता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एसिल मौका पाकर उसे फिर से मारने की कोशिश करती है और यहाँ तभी फैंग आकर उसे पकड़ लेता है। जिन्वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे मार सकती हो। एसिल दोबारा से जिन्वो के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मेरी जान बख्श दो। जिन्वो इसे कहता है कि क्या तुम मुझे फ्लोर परमिट दिला सकती हो। एसिल कहती है कि हाँ, एक फ्लोर परमिट मेरी फैमिली के पास है और अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें वो दिला सकती हूँ और साथ ही मुझे सभी फ्लोर परमिट की लोकेशन भी पता है, मैं वो भी तुम्हें बता सकती हूँ। जिन्वो कहता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच बोल रही हो। जिसके बाद वो बड़ी ही डरावनी नजरों से इसे देखता है, जो देख एसिल की हालत खराब हो जाती है। जिन्वो शायद इसे डरा कर इससे सच बुलवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। एसिल कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिन्वो कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर मुझे परमिट मिल गया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक आइलैंड की तरफ जहाँ उड़ने वाले डीमंस ने तबाही मचा रखी होती है और बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। फिर दोबारा से हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वो पूछता है कि वैसे तुम लोग कौन हो। एसिल बताती है कि मैं रडीरो फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ। जिन्वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग कहाँ से हो और क्या तुम्हारे दिमाग में भी लगातार कुछ ऐसी आवाजें आती हैं कि इंसानों को मार दो। एसिल कहती है कि नहीं, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमें कुछ और कमांड सुनाई देती हैं, जैसे कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना। जो सुन जिन्वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब, जब से तुम यहाँ पर आए हो तो तुम पहले कहाँ थे। एसिल कहती है कि हम सब पहले डीमन रेल में थे। और तभी हम देखते हैं कि जैसे कोई एसिल की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और वह कह रही होती है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा आने वाली जंग के लिए। जिन्वो कहता है कि तुम सब किससे जंग करने वाले हो। एसिल कहती है कि एक ऐसा दुश्मन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और हम सब डीमन को इकट्ठा होकर उसे फाइट करनी होगी। और तभी एसिल की बॉडी कोलैप्स कर जाती है और वह जमीन पर गिरने लगती है, लेकिन जिन्वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मजीद सवाल जवाब कर सकता हूँ। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ इनकी मीटिंग चल रही होती है और फाइल दिखा जाती है कि उड़ने वाली एंट्स की वजह से 294 सिविलियन जख्मी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को ये मारकर खा गई हैं और इनसे लड़ने के लिए टोटल 108 हंटर इंगेज थे, जिनमें से 4 ई रैंक, 1 सी रैंक और 1 बी रैंक के हंटर मारा गया है। जिसके बाद एक ए रैंक के हंटर ने आकर इसे मार दिया था। इसका मतलब ये है कि एक आंट की स्ट्रेंथ एक ए लेवल रैंक के हंटर के जितनी है। जिसके बाद हंटर गोगन ही कहता है कि जीजू आइलैंड हमसे 120 किलोमीटर दूर है और अगर वो एंट्स उड़कर वहां चली गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये ऑर्डर देता हूँ 4th जीजू आइलैंड रेड मिशन शुरू किया जाए। जिसके बाद हम दोबारा से डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ बेसल को होश आ चुका होता है और वह कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं है कि ये मुझे क्या हो गया था। जिन्वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम ठीक हो ना। जो सुन एसल कहती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे थे। जिन्वो कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। इसके बाद ये लोग एसल के महल तक आ जाते हैं और जिन्वो को देखकर एसल का बाप काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये आखिर तुम किसे यहाँ ले आई हो, क्योंकि उसे जिन्वो की सभी पावर्स दिखाई दे रही थी। वो जिन्वो से कहता है कि अगर तुम यहाँ हमें मार कर इस कैसल पर कब्जा करने आए हो तो तुम भूल जाओ। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को जिन्वो की गर्दन पर तान देते हैं, लेकिन जिन्वो अपनी जगह पर ही खड़ा
रहता है और कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि अगर तुम लोग मुझे परमिट दे दोगे तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। खैर एसिल के बाप के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो समझ जाता है कि वो जिनवू को नहीं हरा सकता, तो वो उसे परमिट दे देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें परमिट मिल गया ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और जिनवू कहता है कि एक और चीज भी है जो मुझे चाहिए, मैं एसिल को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे बताया था कि इसको सभी फ्लोर्स की परमिट की लोकेशन पता है। जिस पर एसिल का बाप कहता है कि क्या तुम इसकी सेफ्टी की गारंटी मुझे देते हो। जिनवू कहता है कि हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो। जिसके बाद जिनवू एसिल को अपने साथ ले जाता है और अब वो 90th फ्लोर तक आ चुके होते हैं और वो देखता है कि अभी ग्रीस और टैंक का भी लेवल अप हो चुका होता है। जिसके बाद जिनवू सभी डीमंस को हराते हुए फाइनली लास्ट फ्लोर तक आ जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हंटर चोई को देखते हैं जो कि हंटर चा को आज की मीटिंग के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि हंटर एसोसिएशन ने सभी एस रैंक हंटर को इन्फॉर्म कर दिया है इस सिचुएशन के बारे में और हमें भी इस रेड मिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद हम दोबारा से डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहां अब जिनवू के सामने होता है डीमन लॉर्ड बारान, जिसे देख जिनवू कहता है कि ये सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका ऑरा भी अलग लेवल का है और पता नहीं कि मैं इसे हरा भी पाऊंगा या नहीं। इसके बाद बारान कुछ पोर्टल्स खोलता है जिनमें से डीमंस की बहुत बड़ी आर्मी बाहर आती है, जिन्हें देख कैसल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। जिसके बाद जिनवू भी अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुलाता है जो देख एसल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद बारान अपनी जबरदस्त लाइटिंग पावर से अटैक करता है और जिनवू के बहुत सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। जिनवू इस अटैक से एसल को बचा लेता है और सोच रहा होता है कि अगर बारान ने इस तरह का कुछ और अटैक किया तो जल्दी मेरी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। जिसके बाद जिनवू अपनी स्पीड और हिडन पावर का यूज करके बारान पर डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन वो इसे बहुत इजीली काउंटर कर लेता है और जिनवू को उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर अपनी लाइटिंग पावर से अटैक करता है। किसी तरह से जिनवू इसे बचने में कामयाब हो जाता है और फैंग बारान पर अपने मैजिक पावर से अटैक करके उसके ड्रैगन को मार गिराता है। जिनवू अब बारान से कहता है कि अब ठीक है, मुझे तुमसे फाइट करने में थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ जहां अब हंटर गोटो रियूजी भी आ चुका होता है जो कि जापान की ड्रोसोड गिल्ड से है। ये गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 के करीब एस रैंक हंटर हैं और ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है। असल में हंटर गोगन ही ने इन्हें यहाँ इसलिए इनवाइट किया है कि ये लोग यहाँ उड़ने वाली एंट्स के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करके उन्हें डिफीट करने का कोई प्लान बना सकें। ड्रोसोड गिल्ड की मेंबर बताती है कि जो भी एंट्स होती हैं वो अंडों से निकलने के बाद बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, लेकिन वो बस 1 साल तक की जिंदा रह पाती हैं। जिसका मतलब है कि अगर ये लोग क्वीन एंट को मार देते हैं तो बाकी बची एंट्स 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। और साथ ही ने ये भी पता चला है कि ये एंट्स स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर वाले एनिमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इस तरह से ये लोग उन सभी को मारने का एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं। हंटर गोटो युरोजी कहता है कि हमारी गिल्ड के सभी 11 एस रैंक हंटर मिलकर बाकी सभी एंट्स को मार देंगे और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्वीन एंट को मारना। इसके बाद हम दोबारा से डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ जिनवू के किसी भी अटैक का बारान पर असर नहीं होता। जिसके बाद जिनवू और बारान दोनों की आर्मी खत्म हो चुकी होती है और अब दोनों 1v1 फाइट करते हैं। और भाई साहब इसकी फाइट का एनिमेशन तो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है और बारान काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है जिनवू से और बारान की स्ट्रेंथ भी जिनवू से काफी ज्यादा होती है। वह जिनवू के दोनों हाथों को पकड़कर उस पर लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है और यहाँ ऐसा लग रहा था कि जिनवू का खेल खत्म समझो, लेकिन तभी ऐसे बारान को अपनी सोट दे मारती है। इसका बारान पर असर नहीं होने वाला था, लेकिन इस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और जिनवू इसका फायदा उठाकर उसके दोनों हाथों को जल्दी से पकड़कर उखाड़ देता है और उसके फेस पर एक पावरफुल पंच दे मारता है और उसे वहीं मार गिराता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए जिनवू को बस प्योरीफाइड डीमन ब्लड चाहिए होता है जो कि उसे बारान से मिल चुका था, तो इसका मतलब है कि अब वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ जिनवू को एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसका इंटेलिजेंस लेवल का हाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो देख जिनवू थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि अब जो भी हो इसे बनाना तो जरूरी है ही, और वो खुद पर भरोसा करते हुए इसे स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो क्राफ्ट होना शुरू हो जाता है और फाइनली वो कंप्लीट भी हो जाता है। जो देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब वो अपनी मदर को ठीक कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन बारान के ड्रैगन को उठाकर जिनवू के पास ले आता है, जिसके बाद जिनवू कहता है अराइज और इस ड्रैगन को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि अरे मुझे तो रिवॉर्ड में एक रियून स्टोन भी मिला था, पता नहीं कि उससे क्या होता है। जिसके बाद वो देखता है कि इस स्टोन का यूज करके वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर से अपनी जगह रिप्लेस कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। जिसके बाद वो एसल को गुड
बाय कहता है और अपने एक शेडो सोल्जर से अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है और वापस सिटी में आ जाता है। और अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं बता दूं कि जिन्वू ने डीमन कैसल में जाने से पहले अपने कुछ शेडो सोल्जर्स को यहाँ सिटी में छोड़ दिया था पेट्रोलिंग करने के लिए। और इसके बाद जिन्वू समन करता है काइसल को और सीधा चले जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ हंटर गोगन ही हंटर वू जिनचुल से प्लान डिस्कस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि पहले हम लोग कुछ मैजिकल हंटर्स का यूज करेंगे और सभी एंट्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद हम लोग स्पेशल इंटरफेरेंस वेव्स का यूज करके सभी एंट्स के सेंसरी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देंगे, जिस वजह से बाकी सभी एंट्स क्वीन एंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी और मौका पाते ही हम लोग क्वीन एंट को मार गिराएंगे। जिनचुल कहता है कि अगर इंटरफेरेंस वेव्स ने सही से काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे। गोगन ही कहता है कि हमारे पास उसके लिए भी एक रिट्रीट प्लान है। और साथ ही गोगन ही हंटर जिनचुल से पूछता है कि क्या तुम्हारा कॉन्टैक्ट हंटर संग जिन्वू से हो पाया है या नहीं, जिस पर वो कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। इसके बाद हम एस रैंक हंटर बेग को देखते हैं जो कि अपने एक पुराने पार्टनर के साथ मिलने आया होता है। उसका नाम होता है मिन ब्यूंगो जो कि एक एस रैंक का हीलर हंटर होता है, लेकिन हंटर मिन अपनी यंग एज में ही रिटायर हो गया था। खैर इसके बाद हंटर मिन हंटर बेग से कहता है कि क्या तुम फिर से वहां जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि कैसे हंटर यूनसुक वहां मारा गया था। हंटर बेग कहता है कि अगर वो एंड्स ऐसे ही डेवलप होती रही तो हमारी पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। हंटर मिन कहता है कि अगर तुम मुझे कन्विंस करने के लिए आए हो वहां जाने के लिए तो भूल जाओ, मैं वहां नहीं जाने वाला। जिस पर हंटर बेग कहता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें एक आखिरी बार गुड बाय कहने आया हूँ, क्या पता मैं वहां से जिंदा वापस लौट भी पाऊं या नहीं। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू के हाथ में एलेक्सर ऑफ लाइफ होती है और वो उसे अपनी माँ को पिलाने वाला होता है, लेकिन इसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये काम भी करेगा या नहीं या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो इसे पिला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू की मदर के चारों तरफ ब्लू कलर की रोशनी आ जाती है और उसके सभी घाव भी खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मदर नहीं उठती, जो देख जिन्वू काफी ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन तभी सुबह की किरणें सीधा जिन्वू की मदर के फेस पर लगती हैं और वो उठ जाती है, जो देख जिन्वू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और भाई इमोशनल हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने 4 साल से इस दिन का इंतजार किया था। जिसके बाद जिन्वू की माँ भी जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना बेटा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। और माँ की बातें सुनकर जिन्वू और भी ज्यादा रोने लगता है। और इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि एक ऐसी पेशेंट जिसे इटर्नल स्लैम्बर था तो वो ठीक कैसे हो गई। और इसके बाद जिना भी यहाँ आ जाती है और वो भी अपनी माँ को ठीक देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ हंटर गोगन ही मीडिया से बात करते हुए कहता है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ उड़ने वाले एंट्स ने शहर में तबाही मचा रखी थी, तो अब उन सभी एंट्स को खत्म करने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th जीजू आइलैंड रेड मिशन, जिसमें ना सिर्फ हमारी कंट्री के टॉप एस रैंक हंटर होंगे बल्कि जापान के भी 10 एस रैंक हंटर इन्वॉल्व हैं। और इसकी ये कॉन्फ्रेंस सभी लोग टीवी और फोन्स पर भी देख रहे होते हैं। इसके बाद हंटर गोगन ही कहता है कि हमें यकीन है कि इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। और इसके बाद हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ उनका घर काफी ज्यादा गंदा पड़ा होता है और सब चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। और जिन्वू अपनी सिस्टर की खिंचाई करने लगता है और कहता है कि ये सब इसने किया है। जिसके बाद ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह पूरा घर साफ करने लगते हैं। जिन्वू अपनी फैमिली को देखकर कहता है कि इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मेरा दिल बहुत बेचैन है, या शायद ये इसलिए है कि हंटर बनने के लिए मैंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तभी जिन्वू को उसकी मदर बुला लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ने कभी कांटेक्ट किया है। जिन्वू कहता है कि नहीं, वो बोलता तो नहीं है लेकिन उसका इंटेंशन यही होता है। जिसके बाद जिन्वू की मदर कहती है कि जिन्वू के क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो एक फायर फाइटर था, तो वो लोगों की जान बचाते हुए बहुत ही ज्यादा कूल लगता था। लेकिन इसके बाद वो भी एक हंटर बन गया। जिसके बाद जिन्वू को किसी की कॉल आती है और फिर से हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ हंटर गोगन ही कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो भी यहाँ आने वाला है। और वो लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं एक एस रैंक हंटर थॉमस एंड्रयू की, और तभी जिन्वू भी यहाँ आ ही जाता है। जिसके बाद हंटर गोगन ही जिन्वू को रेड मिशन के बारे में सब कुछ बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी इस मिशन में हमारा साथ दोगे। जिस पर जिन्वू सोच रहा होता है कि ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है लेवल अप करने की। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी उसे बेहद ही पावरफुल मैजिकल वेव्स फील होती हैं। और यहाँ में दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग एरिया में 2 एस रैंक के हंटर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक तो हंटर बेक होता है और दूसरा हंटर मा होता है। जिन्वू देखता है कि हंटर बेक पुश हो रहा होता है, जिस पर हंटर चोई वहां जाता है और बताता है कि हंटर बेक पुश नहीं हो रहा है बल्कि वो खुद ही
अपनी पावर को लिमिट में यूज कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर जापान के एस रैंक के हंटर भी आ जाते हैं और साथ ही उनकी गिल्ड का मास्टर ग्योतो रियोजी भी होता है, जो कि जिन्वू को देखकर कहता है कि वो बंदा मुझे काफी ज्यादा पावरफुल असैसिन टाइप हंटर लग रहा है। वहाँ मौजूद लड़की उसे बताती है कि वो तो एक मेज टाइप हंटर है, जिस पर ग्योतो रियोजी समझ आता है कि ये बंदा बस अपनी पावर को छुपा रहा है और कुछ नहीं। और साथ ही हंटर चा भी मौजूद होती है। भाई मतलब कि यहाँ पे सभी हंटर मौजूद होते हैं और इतने सारे हंटर्स का नाम याद रखना भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं किसी हंटर का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर इनकी जो ट्रांसलेटर होती है वो हंटर बेग और हंटर माँ को फाइट करते देखकर कहती है कि क्या ये दोनों सचमुच इस कंट्री के एस रैंक के हंटर हैं? इन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि ये दोनों एस रैंक के हंटर हैं, क्योंकि ये दोनों तो इतने पावरफुल भी नहीं लग रहे हैं। या शायद मैं हमेशा हंटर ग्योतो रियोजी की ट्रेनिंग को देखती हूँ, इसलिए मुझे ये दोनों काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। और तभी यहाँ पर नाइट्स गिल्ड का मास्टर पार्क जुनसू भी आ जाता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। कि वो लड़की इन दोनों से कहती है कि मैं तो इस नाम की किसी भी हंटर को नहीं जानती। इसका असिस्टेंट बताता है कि हमारा मास्टर एक ए रैंक का हंटर है, तो शायद इसीलिए तुम इन्हें नहीं जानती हो। वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि इस लड़की ने हंटर बेक और हंटर माँ को वीक बुलाया था, इसलिए हंटर को तो कहता है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना एक फ्रेंडली टीम मैच हो जाए जिसमें सिर्फ एस रैंक के हंटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एस रैंक में भी वो हंटर जो कि कॉम्बैट टाइप हंटर हैं। और इस मैच के रूल्स बड़े ही सिंपल होंगे, जिसकी भी पीठ जमीन पर टच हो गई वो हार जाएगा। जिसके बाद दोनों साइड के 4-4 हंटर तैयार हो जाते हैं इस मैच के लिए और इसके बाद इन सभी की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हंटर माँ खुद को साइज में काफी बड़ा बना लेता है और जिसके बाद हंटर केंजो और हंटर माँ दोनों एक दूसरे से मुक्केबाजी करने लगते हैं। और ये जो होशिनो बंदा होता है वो काफी ज्यादा स्पीड से हंटर लिम पर अटैक कर देता है और हंटर लिम इस पर मैजिक एरो से अटैक कर देता है और वो कहता है कि इस बंदे से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना ही अच्छा होगा। हंटर चोई यहाँ बता रहा होता है कि ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड मैजिक जेम से कवर्ड है, लेकिन फिर भी ये लोग इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुमामोटो हंटर बेक के अटैक से बचकर भाग रहा होता है, जिस पर हंटर बेक सोचता है कि ये बंदा भाग क्यों रहा है, क्या ये कॉम्बैट टाइप हंटर नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्योतो रियोजी हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हो। और अगर ऐसी बात है तो फिर होल्ड बैक करने का कोई फायदा ही नहीं है और मैं दिखाता हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। और दूसरी तरफ हंटर बेक को देखकर कुमामोटो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है। अब पता नहीं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो भी तो एक एस रैंक हंटर ही है ना, तो उसे नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खैर इसके बाद हंटर बेक जो होता है वो दोबारा से इसके पीछे दौड़ पड़ता है और ये दोनों भाग रहे होते हैं पूरी ट्रेनिंग ग्राउंड में। और दूसरी तरफ हम हंटर केंजो को देखते हैं, जिसने हंटर माँ को हरा दिया होता है और साथ ही होशिनो ने हंटर लिम को भी आउट कर दिया होता है। और अब बस हंटर बेक और हंटर चा बचे होते हैं कोरिया की साइड से। और इन सभी की फाइट को देखकर हंटर पार्क बेचारा कह रहा होता है कि ये सभी तो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हैं और मेरे जैसा ए रैंक का बंदा तो इनके सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद केंजो और होशिनो दोनों हंटर बेक से फाइट कर रहे होते हैं और हंटर चा उन्हें देखकर कहती है कि मुझे जल्द से जल्द हंटर बेक की हेल्प करनी होगी। जिसके बाद वो जल्दी से इस लड़की को हरा कर हंटर बेक की हेल्प करने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके पीछे कुमामोटो आकर उसे आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर चा से बचने के लिए इसे कुछ पंची से अटैक कर देती है, लेकिन उसने गलती से कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी थी, जिस वजह से कुमामोटो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिसके बाद वो हंटर चा को काफी ज्यादा स्पीड से पंचेस मारता है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें डॉज करना हंटर चा के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर सीधा चा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमारा लोंडा जिन्वू बीच में आकर हंटर चा को बचा लेता है और कुमामोटो को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने इतनी आसानी से कुमामोटो को कैसे हरा दिया। ग्योतो रियोजी अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे यही कहने वाली हो कि जिन्वू एक मैजिक टाइप हंटर है? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिस पर ग्योतो रियोजी कहता है कि तो फिर ठीक है, इसका पता मुझे खुद ही लगाना होगा। जिसके बाद हंटर ग्योतो रियोजी खुद जिन्वू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिन्वू कहता है कि ये उसके लिए भी अच्छा मौका है अपनी पावर को टेस्ट करने का, लेकिन जिन्वू एक शर्त पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि अगर ग्योतो रियोजी अपनी फुल पावर से इसे लड़ेगा तो तभी वो फाइट करेगा। जिसके बाद ये दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और हंटर चा यहाँ सोच रही होती है कि मैंने जिन्वू को उस ए रैंक वाले डंजन में फाइट करते हुए देखा था, लेकिन क्या वो हंटर ग्योतो को अकेले ही हैंडल कर पाएगा? खैर इसके बाद जिन्वू वार्म अप कर रहा होता है और कुछ कहने वाला होता है कि तभी ग्योतो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर उसे एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, लेकिन जिन्वू इसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी। इसकी स्पीड और मूवमेंट को देखकर ग्योतो
भी समझ जाता है कि ये कोई मैजिक टाइप हंटर तो बिल्कुल भी नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हारा असली नेचर सबके सामने लाऊंगा। इसके बाद वो दोबारा से जिन्वो पर पंचेस से अटैक करता है, जिसे जिन्वो भी काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है। जिन्वो या मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, पर फिर भी मैं इसे आसानी से डॉज कर पा रहा हूँ, जिस वजह से वो स्माइल करता है और जिन्वो को स्माइल करता देखकर गोतो काफी ज्यादा भड़क जाता है और इसके बाद वो और भी ज्यादा स्पीड से जिन्वो पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वो इसे एक हाथ से पकड़कर रोक लेता है और इस अटैक से जिन्वो के फेस पर थोड़ा सा कट भी लग जाता है, लेकिन इतना तो चलता ही है ना। खैर जिन्वो ने जानबूझकर इसकी रिस्ट को नहीं पकड़ा था, अगर वो इसकी रिस्ट को पकड़ लेता तो गोतो फाइट हार जाता, लेकिन जिन्वो को तो अभी इससे और फाइट करनी थी। जिसके बाद ये दोनों बंदे अपनी फुल पावर को रिलीज करते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी बाकी के हंटर्स बीच में आकर इन्हें रोक देते हैं, क्योंकि अगर वो इन्हें नहीं रोकते तो शायद यहाँ कुछ बहुत बुरा हो सकता था और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि बुरा किसके साथ होता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो ने अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को इन सभी के शैडोस में डाल दिया होता है ताकि वो इन सभी पर नजर रख सकें। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसके जीजू आइलैंड पर ना जाने का बस यही एक रीजन होता है कि उसकी माँ को 4 साल बाद होश आया था, तो वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिसके बाद हम जीजू आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ क्वीन एंड कह रही होती है कि अब आइलैंड पर हमारे लिए खाना खत्म हो चुका है, तो अब हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि हमें इस आइलैंड से बाहर ले जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेशल बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो अपने कलर को चेंज कर लेता है और इसके बाद वो बेहद ही पावरफुल मैजिक पावर को डिप्लॉय करता है। जिसके बाद हम हंटर ब्यूंगो को देखते हैं जो कि पार्क में टहल रहा होता है और वो वहाँ कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है जो कि हंटर खेल रहे थे और साथ ही हम जिन्वो की पुरानी टीम को भी देखते हैं और ये लोग भी जीजू आइलैंड की सिनेटरी टीम को ज्वाइन करने वाले होते हैं। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां अब फाइनली जीजू आइलैंड 4th रेड मिशन शुरू हो चुका होता है और नेवी की बहुत सारी शिप्स आइलैंड के करीब आ चुकी होती हैं और हम ए रैंक हंटर पार्क को देखते हैं जो कि एक शिप पर मौजूद होता है और वो कह रहा होता है कि वो किसी भी हालत में उन एंड्स को यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। इसके बाद हम बाकी सभी हंटर्स को भी देखते हैं और वो सभी तैयार हो चुके होते हैं फाइट के लिए। फिर इसके बाद जापान के 10 एस रैंक हंटर्स ने भी अपनी अपनी पोजीशंस ले ली होती हैं और साथ ही कोरिया के 5 हंटर्स भी जो कि अब 6 हो चुके हैं क्योंकि हंटर ब्यूंगो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और ये सभी भी तैयार हो चुके होते हैं क्वीन एंड को मारने के लिए। जिसके बाद जापान के सभी हंटर अपनी अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हैं जिस वजह से सभी एंड्स उड़कर उनके पास आ जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सभी एंड मैजिकल पावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जिसके बाद हंटर चा अपनी फायर पावर्स से काफी सारे एंड्स को जलाकर राख कर देता है और इसके बाद बाकी के सभी हंटर्स भी नीचे कूद जाते हैं सीधा क्वीन एंड पर अटैक करने के लिए और इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग इंटरफेरेंस वेव्स को भी एक्टिव कर देते हैं जिस वजह से ये एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी और जो कोरिया के हंटर्स होते हैं वो बड़ी ही आसानी से इन सभी एंड्स को काटना पीटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मिशन पर सभी टॉप के एस रैंक हंटर्स गए हैं तो उम्मीद है कि वो सभी मिशन को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद हम टनल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी हंटर क्वीन एंड को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सारे एक्स मिलते हैं जो देख वो समझ जाते हैं कि क्वीन एंड यहीं आसपास ही होगी और तभी उनकी नजर उस बड़े वाले एग पर पड़ती है जो देख उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि ये एग बाकी सभी से बड़ा कैसे है। और दूसरी तरफ हम जापान के हंटर्स को भी देखते हैं जो कि काफी सारे एंड्स को मारने के बाद कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से कोई इस लड़की की गर्दन को उड़ा ले जाता है और ये सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि ये सब कब हुआ और ये नजारा देखकर इन दोनों हंटर्स की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हंटर केंजो होता है वो बिल्कुल ही बौखला जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो बस हवा में ही पंच मारने लगता है लेकिन भाई ये भी उससे नहीं बच पाता और वो इसका भी सर काट देता है और इसके साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी यही हाल होता है जो कि बाकी दो का हुआ था और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर 3 एस रैंक हंटर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम दोबारा से टनल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ इन सभी पर क्वीन एंड के रॉयल गार्ड्स ने अटैक कर दिया होता है। इन्हें देख हंटर माँ कहता है कि ये सभी तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं और हर एक गार्ड एस रैंक लेवल वाले हंटर के बराबर है, लेकिन जो भी हो ये बस कुछ मॉन्स्टर ही तो हैं जिन्हें हम लोग मिलकर हरा सकते हैं। जिसके बाद हंटर चा काफी सारी एंड्स को काट पीट देती है और हंटर माँ भी इन्हें आसानी से मार गिराता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने और भी काफी सारे रॉयल्स गार्ड आ चुके होते हैं जिन्हें देख हंटर माँ कहता है कि वैसे तो इन्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं था लेकिन क्योंकि अब इनकी तादाद काफी ज्यादा हो गई है तो शायद अब हमारे लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। जिस पर हंटर ब्यूंगो कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि
मैं हूँ ना। जिसके बाद वो अपनी एक मैजिकल बुक निकाल कर कुछ मंत्र पढ़ता है और इसके बाद जो भी हंटर यहाँ मौजूद होते हैं उन सभी की पावर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हंटर बेग यहाँ कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं इस तरह के हजारों मॉन्स्टर्स को कुचल सकता हूँ। और इसके बाद हम जापान के हंटर इजावा और काई को देखते हैं जो कि उन तीनों हंटर्स को ढूंढने के लिए आए होते हैं जिन्हें उस एंट किंग ने मार दिया होता है। और उन्हें ढूंढते हुए ये दोनों भी उसी जगह आ जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ उन तीनों की बॉडी नहीं मिलती, बस उनके कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो देखिए दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद ये जो काई होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर को फील करता है और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और तभी एंट किंग आकर इसे भी मार देता है। गाइस अभी तक एंट किंग को रिवील नहीं किया गया, बस हमें उसकी अपीयरेंस दिखाई जाती है थोड़ी बहुत। और इसके बाद हम दोबारा से टनल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ इन सभी ने वहाँ मौजूद सभी एंट्स को खत्म कर दिया होता है और वो भी बस 5 मिनट के अंदर अंदर। और तभी जो क्वीन एंट होती है वो भी वहाँ आ जाती है जिसके साथ काफी सारे रॉयल गार्ड्स भी मौजूद होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खैर इसके बाद हंटर माँ इन सभी से कहता है कि तुम सब लोग बाकी सभी रॉयल गार्ड्स को संभालो और मैं क्वीन एंट से लड़ता हूँ। जिसके बाद हंटर बेक अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। जिसके बाद वो सभी एंट्स को कुछ चलना शुरू कर देता है और हंटर चोई भी अपनी फायर पावर से काफी सारी एंट्स को जलाकर राख कर देता है और साथ ही हंटर लिम भी अपने मैजिकल एरो से इन पर अटैक कर देता है। और हंटर चा भी अपनी स्वॉर्ड से इन सभी एंट्स को काट पीट रही होती है। मतलब ये सभी लोग बहुत अच्छे से टीम बैटल करके इन सभी एंट्स को मार गिराते हैं और अब फाइनली इनके सामने होती है क्वीन एंट और अब ये लोग उसे लड़ने वाले होते हैं। जिसके बाद क्वीन एंट हंटर माँ पर अटैक कर देती है जिसे वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है और हंटर लिम अपने काफी सारे एरो से इस पर अटैक कर देता है और ये सभी एरो सीधा जाकर लगते हैं क्वीन एंट को और साथ ही हंटर बेग भी अपने पंजों से इसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन इन सभी के अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होता क्वीन एंट पर और वो इन सभी पर किसी तरह के पॉइजन से अटैक कर देती है जिस वजह से सभी लोग जलने लगते हैं। लेकिन भाई ऐसे कैसे, हमारा बेस्ट हीलर यानी कि बेंगो इन्हें कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर हील कर देता है और वो कहता है कि तुम सब लोग फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को भी इंजर्ड नहीं होने दूंगा। जिसके बाद क्वीन सीधा हंटर बेंगो पर हमला करने वाली होती है, लेकिन हंटर माँ कहता है कि मेरे होते हुए तुम हमारे बेस्ट हीलर पर हमला नहीं कर पाओगी और वो खुद को साइज में बड़ा बनाकर उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है और हंटर चोई अपनी फायर पावर से इस पर अटैक कर देता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद अब क्वीन एंट का खेल खत्म समझो। लेकिन भाई अभी भी वो बिल्कुल ठीक होती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है और साथ ही वो बहुत जोर से चिल्लाती भी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को हेल्प के लिए बुला रही हो। खैर ये लोग उसे यहाँ से भागने नहीं देते। हंटर बेग और हंटर माँ उसे पकड़ लेते हैं और हंटर चाह अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा स्पीड से इसके सभी पैरों को काट देती है और साथ ही वो हवा में जाकर अपनी स्वॉर्ड को बड़ा कर लेती है और सीधा क्वीन एंट की गर्दन पर अटैक कर देती है और फाइनली इस बार क्वीन एंट मर जाती है और उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती है, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग ये टीवी पर देखकर भी काफी ज्यादा खुशियां मनाने लगते हैं। और साथ ही ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्योंकि अब हमने क्वीन एंट को मार दिया है तो बाकी सभी बची एंट्स 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। हंटर बेंगो भी काफी ज्यादा खुश होकर हंटर बेग से कहता है कि फाइनली हमने क्वीन एंट को मार दिया है, तो जिसका मतलब है कि हमने यूनसुक की मौत का बदला ले लिया है। और साथ ही बाकी सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और तभी अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है और जो इंटरफेरेंस वेव होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और सभी एंट्स वापस से क्वीन एंट की तरफ जाने लगती हैं और हंटर चोई की फायर टेक्निक को तोड़कर सीधा गुफा के अंदर आने लगती हैं। जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एंट्स हंटर चोई की टेक्निक को कैसे तोड़ सकती हैं। और तभी इन्हें यहाँ पर एक बेहद ही पावरफुल मैजिक पावर फील होती है और इनके सामने चलता हुआ आता है दी एंट किंग बीरू और इसे देखकर इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद बीरू सीधा जाता है क्वीन एंट के पास और उसे खाने लग जाता है और बीरू को देख सब लोग इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। और इसके बाद शुरू होता है इन सभी का बुरा वक्त, जिसके बाद बीरू बहुत ज्यादा स्पीड से चा के पीछे आकर उसे इतनी जोर से हिट करता है कि वो सीधा छत से जा टकराती है और इसके बाद वो हंटर बेग को पलक झपकते ही काट पीट देता
लेता है और हंटर मा के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें उखाड़ देता है। जिसके बाद हंटर लिम इस पर अपने एरो से अटैक कर देता है, जिसे बीरू अपने हाथ से ही रोक लेता है, जो देख इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद वो इसे भी एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है। हंटर बिंगो हंटर मा के हाथों को दोबारा से हील कर देता है और हंटर मा बीरू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीरू इसके पैरों को पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटकता है और इसके बाद वो सीधा हंटर बिंग पर अटैक कर देता है और अपना हाथ उसके आर पार घुसा देता है और उसके सर को खा जाता है, जो देख हंटर बेग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई ये सभी एस रैंक के हंटर बीरू के आगे बस एक मजाक लग रहे होते हैं और वो इन सभी को कुत्तों की तरह मारता है और हंटर बेग को गर्दन से पकड़ कर कहता है कि तुम लोगों का किंग कहां पर है। और तभी उसे किसी पावरफुल बंदे की पावर फील होती है और वो कहता है कि बाहर कोई पावरफुल बंदा मौजूद है और लगता है कि वो तुम लोगों का किंग होगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हंटर बे कहता है कि शायद वो हंटर गोतो रियोजी की बात कर रहा था। खैर इसके बाद हम हंटर गोतो को देखते हैं, जो कि अपने 2 टीममेट के साथ में वहां आ चुका होता है, जहां पर हंटर केंजो और बाकी सभी हंटर मारे गए थे। और तभी उसे किसी की कॉल आती है और ये कॉल होती है जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन यानी कि हंटर मात्सुमोटो की। जिसके बाद हंटर गोतो इसे यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है और मात्सुमोटो इससे पूछता है कि कोरिया के जो हंटर्स गुफा के अंदर हैं क्या वो बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इंटरफेरेंस वेव ने काम करना बंद कर दिया है और सभी एंड्स अब वापस से गुफा के अंदर जा रही हैं। जिस पर गोतो बताता है कि उन सभी के बचने के चांसेस बस 0% हैं। इसकी बात सुनकर मात्सुमा इन्हें कहता है कि तुम सब लोग भी अभी के लिए पीछे हट जाओ और सेकंड एसएल टीम के साथ मिलकर फिर से इन पर अटैक करना। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी बीरू यहाँ आकर इशिरा की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन गोतो इसके अटैक से बच जाता है। गोतो दूसरे बंदे को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ब्रावो के साथ मिलकर सेकंड एसएल टीम को ज्वाइन करो, यहाँ पर मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और बीरू गोतो से पूछता है कि क्या तुम इन सब लोगों के किंग हो। गोतो कहता है कि हाँ मैं इनका किंग हूँ। जिसके बाद बीरू एक अलग लेवल की मैजिक पावर को चारों तरफ फैला देता है, बिल्कुल एक डोमेन एक्सपेंशन की तरह। गोतो बीरू की पावर को देखकर ये तो समझ जाता है कि ये सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे बीरू की पावर बिल्कुल जिन्मो की पावर की तरह लग रही होती है। खैर इसके बाद हम दोबारा से गुफा के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ अब हजारों की तादाद में एंट्स आ चुकी होती है और ये लोग उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनसे लड़ना इन सभी के लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है। ये लोग अपनी उम्मीद हार चुके होते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब लोग यहाँ पर अब मरने वाले हैं। लेकिन तभी जिन्बू के शैडो सोल्जर्स इनके शैडो से बाहर आ जाते हैं और इन सभी एंट्स को रोक लेते हैं, जो देखिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम हमारे लोंडे जिन्बू को देखते हैं, जो कि कहता है एक्सचेंज। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम इस बंदे को देखते हैं, जो कि एक कैमरामैन होता है और वो बेचारा इतनी सारी एंट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कह रहा होता है कि काश मैंने उसे ये बता दिया होता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब क्या फायदा क्योंकि अब तो वैसे भी मैं यहाँ मरने वाला हूँ। और तभी एक एंट सीधा उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी जिन्बू का एक सोल्जर उसे अपनी स्वॉर्ड से मार काट देता है। जिसके बाद हम कोरिया के रिपोर्टर्स को देखते हैं, जहाँ इनका मैनेजर लाइव न्यूज को बंद कर देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे एस रैंक के हंटर बस कुछ कीड़े मकोड़ों के हाथों मरने वाले हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक बंदा इसे जल्दी से बुलाता है और कहता है कि बैटलफील्ड में कोई नया बंदा आ गया है। जिसके बाद ये मैनेजर उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अब ये कौन है। जिसके बाद ये दोबारा से अपने सभी चैनल्स को लाइव करने का कहता है और कहता है कि वैसे भी अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम इसे ही लाइव दिखाएंगे और अब यही बंदा हमारी आखिरी उम्मीद है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं हमारे लोंडे जिन्बू की, जो कि अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ यहाँ आ चुका होता है इन सभी को बचाने के लिए। जिसके बाद जिन्बू आयरन को इशारा करता है और आयरन बहुत जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से सभी एंट्स अपनी अपनी जगह पर ही रुक जाती हैं और जिन्बू अपने डीमन किंग डैगर निकालकर इन सभी पर अटैक कर देता है और वो बहुत ज्यादा स्पीड से इन सभी को काटता जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर वह बहुत सारी एंट्स को मार गिराता है। हंटर माँ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर वो कौन है जो इन सभी एंड से फाइट कर रहा है। जिसके बाद हंटर बे कहता है कि अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम सब सेफ हैं और सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद बाकी सभी शैडो सोल्जर भी इन सभी एंड्स पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना काटना शुरू कर देते हैं। जिन्हों कहता है कि अब टाइम आ चुका है काम को जल्दी खत्म करने का और वो कहता है अराइज। जिसके बाद वो सभी मरी हुई एंड्स को भी अपनी शैडो आर्मी बना लेता है, जिसे देख सब लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद जिन्वो इन सभी को कुछ लिक्विड ड्रिंक देता है पीने के लिए, जिसे पीने के बाद ये सभी लोग पूरी तरह से हील हो जाते हैं। लेकिन
लेकिन क्योंकि हंटर चा काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो गई थी तो वो इस लिक्विड को नहीं पी पाती, जिस पर जिनवू कहता है कि मैं इसे इस तरह से ठीक नहीं कर पाऊंगा और हमें इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा इससे पहले कि यहाँ और एंड्स आ जाएं। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है दी एंड किंग बीरू और वो कह रहा होता है कि वो बंदा तो झूठ बोल रहा था क्योंकि वो किंग नहीं था। क्या यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो कि खुद को किंग मानता हो? और इसे देखकर हंटर बेग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है कि अगर ये यहाँ वापस आ गया है तो क्या इसने हंटर गोतो को मार दिया है? जिस पर जिनवू हंटर माँ से कहता है कि आप हंटर चा को संभालो, मैं इसे देख लूंगा। और साथ ही जिनवू सोच रहा होता है कि शायद इसीलिए जो शैडो सोल्जर मैंने हंटर गोतो के साथ लगाया था वो कैसे खत्म हो गया। जिसके बाद वो सीधा चलता हुआ जाता है बीरू की तरफ और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिसके बाद बीरू अपना ऑरा रिलीज करता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जिस पर जिनवू कहता है कि बस इतना ही, कि क्या तुम में बस इतनी ही पावर है। जिसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हंटर बिंगो मारा जा चुका है और जो बाकी के हंटर भी वहाँ मौजूद थे उनका बचना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन अभी वहाँ एक नया हंटर आ चुका है जिसकी गिल्ड के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चल सका और अब हम आपको वहाँ की लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं। जिसके बाद सब लोग बीरू और जिनवू की फाइट को लाइव देखते हैं और बीरू को देखकर जापान के हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मात्सुमो कहता है कि अच्छा तो इस एंट ने गोतो को मारा है जो कि इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। जिनवू को टीवी पर लाइव देखकर जिना भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर जिनवू इतनी जल्दी जीजू आइलैंड कैसे पहुंच गया। और साथ ही जिनवू को देखकर हंटर गोगन ही भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरू जिनवू के फेस पर एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है और इसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की काफी सारी जमीन तक फट जाती है। लेकिन जिनवू को इसका जरा भी असर नहीं होता और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। और इसके बाद जिनवू बीरू को पंच मारता है जिससे बीरू को थोड़ा बहुत डैमेज होता है लेकिन वो भी खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। और इसके बाद अब फाइनली स्टार्ट हो जाती है इन दोनों की फाइट, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर मुक्केबाजी करने लग जाते हैं और जिनवू के पंचेस थोड़े ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं बीरू से। और एक टाइम तक तो बीरू भी सोच में पड़ जाता है कि ये तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद बीरू अपनी जुबान निकालकर उससे सीधा जिनवू के चेहरे पर अटैक कर देता है और इसकी जुबान में मौजूद पॉइजन जिनवू की बॉडी में फैलने लगता है और वो मूव नहीं कर पाता। जिस पर बीरू कहता है कि ये पॉइजन मैंने टॉक्सिक और अपने मैजिक पावर का यूज करके बनाया है और ये तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और तुम हिल नहीं पाओगे और अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। और इसके बाद वो जिनवू पर अटैक कर देता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ, जहाँ इनका बंदा मात्सुमोटो को बता रहा होता है कि हंटर गोतो रियोजी एक काली वाली एंट के हाथों मारा जा चुका है और हमारे बाकी के 7 हंटर भी मर चुके हैं और अब बस 3 हंटर बाकी बचे हैं। जो सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गोतो को भला कौन मार सकता है। वो अपने बाकी के 3 बचे हुए हंटर को भी बीरू को मारने के लिए भेजता है। लेकिन जो ये बंदा होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि मैं तो कभी भी उस मॉन्स्टर से दोबारा नहीं लड़ने वाला क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है इन दोनों की फाइट की तरफ, जहाँ जिनवू ने बीरू के पंच को अपने हाथ से ही रोक लिया होता है, जो देख सब लोग फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जिनवू को तो किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता। जिसके बाद जिनवू बीरू को पकड़कर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और बीरू सीधा जा टकराता है छत से। बीरू कहता है कि अच्छा तो अगर तुम पर मेरे पॉइजन का असर नहीं होने वाला तो मेरे पास और भी काफी सारे वेपन्स हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर को लेवल अप कर लेता है और अपने पंजों को बड़ा कर लेता है और जिनवू भी अपनी दोनों डैगर्स निकालकर इस पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच होती है घमासान जंग और पूरी फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है और इसका एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है और इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हंटर बेग भी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाता। दोनों एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं और फाइनली जिनवू इस पर मल्टीपल अटैक्स करता है और बीरू की हालत खराब कर देता है। लेकिन बीरू खुद को हील कर लेता है और सीधा जिनवू की आंखों पर अपने पंजों से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जिनवू इसके हाथों को ही काट देता है। बीरू अपने हाथों को हील करके यहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब बीरू समझ चुका था कि वो जिनवू को नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैया ऐसे कैसे, जिनवू इसे यहाँ से थोड़ी ना भागने देगा। वो बहुत स्पीड से इसके सामने आकर इस पर दोबारा से मल्टीपल अटैक्स करता है और सीधा इसे जमीन पर गिरा देता है और बीरू की हालत कुत्तों वाली हो जाती है और कह रहा होता है कि आखिर ये इंसान कौन है। बीरू अपने सभी एंट्स को ऑर्डर करता है इन पर अटैक करने के लिए और जिनवू भी अपने शैडो सोल्जर्स को भेजता है। जिनवू के शैडो सोल्जर बड़ी ही आसानी से इन सभी एंट्स का सफाया कर देते हैं और वो दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिनवू इसे अपनी शैडो पावर से पकड़ लेता है और दोबारा से जमीन पर पटक देता है और दोबारा से अपनी
मल्टीपल स्किल्स का यूज करके इस पर अपनी डेगर से काफी सारे अटैक्स करता है और फाइनली यहाँ बीरू का काम तमाम हो जाता है। और इसके बाद जिन्वू भाग कर जाता है हंटर चा के पास, जिसकी हालत अब पहले से भी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। जिन्वू इसे एलेक्सर ऑफ लाइफ पिलाता है जो उसने अपनी माँ को पिलाया था, लेकिन इसका भी हंटर चा पर कोई असर नहीं होता। अब जिन्वू यहाँ सोच रहा होता है कि मैं हंटर चा को अपनी हीलिंग पावर से ठीक नहीं कर पाऊंगा और उसे बस एक एस रैंक का हीलर ही ठीक कर सकता है, और मैं अभी इतनी जल्दी दोबारा से टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टेलीपोर्टेशन पावर को रिएक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगेगा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसी और को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। जिसके बाद जिन्वू कैमरामैन से कहता है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए अपना कैमरा बंद कर सकते हो। कैमरामैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जिन्वू ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता सिवाय कैमरा बंद करने के। जिसके बाद जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है हंटर ब्यूंगो की बॉडी को ढूंढने का, जो सुन हंटर बेग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हंटर ब्यूंगो की बॉडी के साथ क्या करने वाले हो। और तभी कार गलगन का जो एक कमांडर होता है वो हंटर ब्यूंग की बॉडी को ढूंढ कर ले आता है, और जो हंटर ब्यूंग की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है क्योंकि बीरू ने उसका पूरा सर ही चबा डाला था। हंटर ब्यूंग की बॉडी को देखकर जिन्वू सोच रहा होता है कि पता नहीं इस पर वो काम करेगा भी या नहीं। जिसके बाद जिन्वू कहता है राइस, और हंटर ब्यूंग की बॉडी से उसका शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता और फेल्ड हो जाता है। जिस पर जिन्वू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा करंट लेवल तो काफी ज्यादा है, पर फिर भी मैं इसका शैडो क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा। इसके बाद वो दोबारा से ट्राई करता है और इस बार वो हंटर ब्यूंग को अपना शैडो सोल्जर बना ही लेता है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हंटर बेग कहता है कि हंटर संग क्या ये तुम्हारी ट्रू पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के बिना बोले ही हंटर ब्यूंग सीधा जाता है हंटर चा के पास और अपनी मैजिकल बुक निकाल कर उसे हील करना शुरू कर देता है, जिसे देख जिन्वू भी समझ जाता है कि हंटर ब्यूंग सचमुच में काफी अच्छा इंसान हुआ करता था। और इसे देख हंटर बेग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त और टीममेट था। और ये सब देखकर अब कैमरामैन को भी समझ में आ जाता है कि आखिर जिन्वू ने क्यों उसे कैमरा बंद करने का बोला था। और हंटर बेग यहाँ जिन्वू के शोल्डर पर हाथ रखकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो हंटर ब्यूंग को अपने किसी भी बैटल में यूज ना करे क्योंकि ब्यूंगू बहुत अच्छा इंसान था और उसे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिन्वू हंटर बेग के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा शोल्डर पकड़ा है, लेकिन पहले तुम मुझे ऑर्डर दे रहे थे लेकिन इस बार तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद जिन्वू हंटर ब्यूंगो के शैडो को रिलीज कर देता है और हंटर ब्यूंग को एक आखिरी बार देखकर हंटर बेग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद इसका शैडो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोरिया के सभी हंटर्स उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और इन सभी हंटर्स को रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। जिन्वू इन सभी को यहाँ से जाने का कहता है और वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है तो पहले मैं वो खत्म कर लूं क्योंकि अभी भी इस आइलैंड पर काफी सारी एंट्स जिंदा होती हैं। जिसके बाद जिन्वू काइसल को समन करता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से जापान के हंटर्स को देखते हैं और ये बंदा अभी भी यहाँ कह रहा होता है कि उस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि अगर तुम सभी लोग वहाँ मौजूद होते तो तुम सभी अपनी आंखों से देखते कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और हम इस रेड मिशन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये मिशन एक फेलियर है। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा बंदा आकर इसे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। जिस पर ये हंटर कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, उस मॉन्स्टर को भला कौन मार सकता है। जिस पर ये बंदा कहता है कि कोरिया के पास भी एक हंटर है संग जिन्वू जिसने उसे मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के शैडो सोल्जर सभी एंट्स का सफाया कर रहे होते हैं और जिन्वू यहाँ अपनी इन्वेंट्री देख रहा होता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में से एक बहुत ही बड़ी सोर्ड मिलती है और ये सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है, जिसका यूज करके जिन्वू एंट्स के सभी एक्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम यूएसए के हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर डेविड को देखते हैं जो कि जिन्वू की फाइट देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और इसका असिस्टेंट माइक इसे कहता है कि सर जिन्वू एक ऐसा हंटर है जो कि हजारों की तादाद में शैडो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिन्वू जैसा काबिल हंटर हमारी कंट्री में होना चाहिए था, ना कि कोरिया जैसी छोटी मोटी कंट्री में। जिस पर डेविड कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और इसके अलावा तुम और क्या जानते हो जिन्वू के बारे में। जिस पर वो संग वॉन की फाइल दिखाते हुए कहता है कि क्या आपको याद है वो हंटर जो कि एक ए रैंक डंजन से आया था, जिसे पहले तो सब लोग एक मॉन्स्टर समझ रहे थे, लेकिन उसने बताया था कि वो साउथ कोरिया का एक हंटर है। और थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद मुझे ये पता चला है कि हंटर संग वॉन जिन्वू का फादर है। डेविड कहता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारे कोरिया से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और अगर हम उनके 2 ऐसे रैंक के हंटर को यहाँ ले आएंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना गलत हो जाएगा और ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। माइक कहता है कि हाँ
हाँ लेकिन जिन्वू जैसे हंटर के लिए तो थोड़ा सा रिस्क बनता ही है ना। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्वू की तरफ, जहाँ वो इन सभी एंट्स को मारने के बाद 100 लेवल तक पहुंच जाता है। और इसके बाद वो सीधा जाता है एंट किंग की बॉडी के पास और कहता है राइस, जिसके बाद वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जो देख जिन्वू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि बड़े ही यूनिक तरीके से एंट किंग का शेडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जो कि सचमुच में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा होता है। और एंट किंग के शेडो को देखकर जिन्वू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, तो अब क्यों ना मैं क्वीन एंट का शेडो भी एक्सट्रैक्ट कर लूं। लेकिन तभी एंट किंग बोलता है माय किंग, जो सुन जिन्वू काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बोल कैसे पा रहा है। जिन्वू कहता है कि क्या तुम सचमुच में बोल सकते हो? एंट किंग कहता है कि जी हाँ। जिसके बाद वो जिन्वू के सामने अपना सर झुकाकर कहता है कि माय किंग, आप प्लीज अपने ऑनर के साथ मेरा कोई नाम रख दें। जिन्वू जहाँ अभी भी सोच रहा होता है कि शायद ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसकी रैंक काफी ज्यादा हाई है। तो इसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा था, तो क्या तुम अभी भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे? जिस पर एंट किंग कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ बल्कि रीबोर्न हुआ हूँ, और वो भी आपकी पावर्स की वजह से, तो मैं आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करूंगा। जिसके बाद जिन्वू इसका नाम रखता है बीरू, जो कि हम सभी को पहले से ही पता था, थैंक्स टू मानवा एंड दी स्पॉइलर कम्युनिटी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो एंट्स होती हैं वो फाइनल डिफेंस लाइन तक भी पहुंच जाती हैं, जिसका मतलब है कि अगर वो इन सभी से आगे चली गई तो वो सीधा सिटी के अंदर चली जाएंगी, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है। जिन्वू भी यहाँ गुफा से बाहर आ चुका होता है और वो बीरू से पूछता है कि यहाँ कितनी एंट्स होंगी। बीरू कहता है कि अराउंड 4000 एंट्स यहाँ मौजूद हैं। जिन्वू से कहता है कि क्या तुम इनके नंबर्स को कम कर सकते हो? जिसके बाद बीरू सीधा उड़कर जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर बहुत सारी एंट्स को मार गिराता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोरिया के हंटर्स का जो हेलीकॉप्टर होता है उसके सामने बहुत सारी एंट्स आती जाती हैं, जिन्हें एक हंटर अपने शील्ड से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी सारी एंट्स को रोकना इसके लिए इम्पॉसिबल होता है। और तभी इसकी शील्ड भी ब्रेक हो जाती है और सारी की सारी एंट्स जहाज से टकराने वाली होती हैं। और तभी वहाँ जिन्वू आकर इन सभी एंट्स का सफाया कर देता है। जिसके बाद फाइनली ये सभी लोग मिलकर इन सभी एंट्स को भी मार गिराते हैं और अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ बची कुछ एंट्स उड़कर किसी कंट्री की तरफ जा रही होती हैं और वहाँ शिप पर मौजूद उनका एक हंटर अपनी 2 स्वॉर्ड्स का यूज करके एक ब्लो अटैक करता है और सभी एंट्स को मार गिराता है। और भाई साहब ये हंटर तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, लेकिन जो भी हो जिन्वू से ज्यादा थोड़ी ना होगा। जिसके बाद हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ ये सभी लोग काले कपड़े पहनकर उन हंटर्स को फूल चढ़ाने आए होते हैं जो कि रेड मिशन में मारे गए थे। और जिन्वू भी यहाँ आया होता है और ज्यादातर लोग तो जिन्वू को अपना हीरो मान रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिन्वू को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, क्योंकि अगर जिन्वू वहाँ पहले आ जाता तो शायद ये सब लोग भी बच सकते थे। लेकिन हंटर बेग को जिन्वू पर काफी ज्यादा प्राउड होता है, क्योंकि उसी की वजह से उन्होंने इस रेड मिशन को कंप्लीट कर लिया था और काफी सारे लोग बच गए थे। और साथ ही हंटर गोगन ही भी जिन्वू से मिलने के लिए आया होता है और वो पूरी हंटर एसोसिएशन की तरफ से जिन्वू को थैंक्स बोलता है, क्योंकि जिन्वू की वजह से ही उनके 5 हंटर्स और काफी सारे सिटीजन की जान बच पाई थी। जिसके बाद हंटर गोगन ही जिन्वू से पूछता है कि अब आपका फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं। पर जिन्वू कहता है कि मैं अपनी खुद की एक गिल्ड बनाऊंगा। और इसके बाद हम उस डंजन का सीन देखते हैं और वहाँ पर दी नाइट गिल्ड आई होती है, जो कि बाकी की बची कुछ एंट्स का सफाया करने के लिए आए थे और उनके साथ इनका गिल्ड मास्टर पार्क जुनसुक भी होता है। और तभी वहाँ पर एक मस्कुलर जैसा दिखने वाला बंदा आता है, जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, और वो इनसे कहता है कि तुम सब लोग कितने ज्यादा नॉइजी हो। हंटर पार्क अपनी स्वॉर्ड निकालकर इससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक आइस एल्फ भी आ जाता है, जो कि एक चुटकी बजाकर उन सभी को बेहोश कर देता है। असल में ये दोनों यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं और वो आइस एल्फ दूसरे बंदे से कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि वो पावर उसी की थी या किसी और की? जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ वो पावर उसी की थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। जिसके बाद ये दोनों बंदे अपना अपना पोर्टल खोलकर यहाँ से चले जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि इन्हें कोई छुप कर देख रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्वू का फादर यानी कि हंटर संग इल्होन होता है। जिसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी कार में कहीं जा रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि वो काफी देर से एक ही जगह पर रुका होता है। और वो हंटर यूजिन से बात करते हुए उसे बताता है कि वो अपनी खुद की एक गिल्ड बनाने वाला है, जो से हंटर यूजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं जल्दी से आपके लिए एक अच्छा सा ऑफिस ढूंढता हूँ। और इसके बाद जिन्वू को हंटर गोगनी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि जिस हाईवे पर वो जा रहा है उसके बिल्कुल सामने ही एक बी रैंक का डंजन ओपन हुआ है। जिसके बाद जिन्वू अकेला ही उस गेट के अंदर चला जाता है और गेट के अंदर जाते ही वो गेट रेड गेट में बदल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं जो कि जिन्वू को
घेर लेते हैं, जिन्हें देख जिन्वो कहता है कि मुझे इन सभी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है और इसका जो एनिमेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है और ये सीन तो मुझे सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और इसके बाद जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स और उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना काटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ जिन्वो हंटर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे हंटर्स की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हंटर्स की लाइफ का बस एक ही मकसद होता है, वो होता है हंट करना। लेकिन डंजन्स की दुनिया बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि कब एक हंटर भी हंट हो जाता है और वो ये सारी बातें कर ही रहा होता है। और दूसरी तरफ हम हंटर चा को भी देखते हैं जो कि हंटर चोई से कह रही होती है कि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे अब पता चला है कि मैं कितनी ज्यादा वीक हूँ और यहाँ तक कि मैं दूसरों पर डिपेंडेंट थी कि मुझे कोई आकर बचाएगा, लेकिन अब मैं भी खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि मैं जिन्वो के साथ मिलकर लड़ सकूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स ने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराया होता है और इसके बाद जिन्वो कहता है कि तो अगला कौन है। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। तो क्योंकि ये सोलो लेवलिंग का लास्ट एपिसोड था तो इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं सोलो लेवलिंग की मानवा को एक्सप्लेन करूंगा।